बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं बात करना चाहती हूँ औरत का बाइख्तियार होने से रिलेटेड, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट की। व्यूअर्स, एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो एम्पावर्ड औरत है या जो एम्पावर्ड लड़की है वो बहुत रूड होगी, बहुत अग्रेसिव होगी, उसके अंदर फेमिनिन क्वालिटीज़ कम होंगी। इस बात के साथ एक तो मैं बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री भी करती हूँ और उसके साथ साथ इस बात की प्रॉपर जो है वो एक मैं क्रिटिसिज्म भी वेरियस डिफरेंट फोरम से करती रहती हूँ। देखिए व्यूअर्स, एम्पावर्ड होने का मतलब ये है कि आप खुद मुख्तार हो जाएं, आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। अब किसी भी लड़की लड़के ट्रांसजेंडर का यही ख्वाब होता है कि वो जब पढ़ लिख के या जो भी करें अपनी ज़िंदगी में आगे जाके एक इंडिपेंडेंट इंसान बन सकें, जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज में भी जी सकें और उसके साथ साथ फाइनेंशियल हालात भी ठीक हों, लाइफस्टाइल भी एक अच्छा बन जाए। प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग ये सोचते हैं कि एक लड़की या एक बच्ची का बस एक ही पर्पस है कि वो पैदा हो, घर के काम शाम सीखे और फिर एक एज पे आके उसकी शादी हो जाए और बस। किसी भी इंसान की ज़िंदगी सिर्फ इतनी तो नहीं हो सकती। ऐसा हुआ है, बड़े अरसे तक होता रहा, लेकिन फाइनली यंग लोगों ने, यंग बच्चियों ने ये बात सोची और इस बात के ऊपर इशू भी रेज़ किया कि भाई हम पढ़ लिख भी जाएं तो कौन सा हमें अपने फ्यूचर, अपने करियर को, अपनी किसी भी चीज़ को परस्यू करने दिया जाता है। डॉक्टर्स का आपको एग्जांपल देती हूँ और ये एक फैक्ट है कि अगर 100 लड़कियाँ ग्रेजुएट करके डॉक्टर बनती हैं और अपनी रेजिडेंसी भी मुकम्मल कर लेती हैं तो शादी के बाद उन 100 में से शायद 10 या 15 या 20 लड़कियां प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स होंगी, क्योंकि हर बंदे को बहू चाहिए जो डॉक्टर है या जिसने डॉक्टरी की तालीम हासिल की हुई है, लेकिन चाहते वो वही हैं कि वो घर पे रहे और घर बार को चलाए, बच्चे देखे, फैमिली देखे। देखिए, जिस बच्ची का ये ख्वाब है और जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि शादी करके मैंने घर गृहस्थी को देखना है, मैंने होम मेकर बनना है, तो ये बहुत अच्छी और बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन जिस बच्ची की ख्वाहिश ये है कि वो खुद मुख्तार हो, इंडिपेंडेंट हो, कुछ फाइनेंशियली अपने लिए खुद करे, जॉब करे, व्हाटएवर करे, तो उसको उतना ही राइट है ये करने का जितना किसी मर्द को। हम बच्चियों को इतना दबा देते हैं, इतना इमोशनली टॉर्चर कर देते हैं कि उनको लगता है कि बस मेरी ज़िंदगी का टोटल गोल था शादीशुदा होना। शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर एक वक्त आता है जब औरतें अपने आप को देख रही होती हैं और कहती हैं अब मैं क्या करूं। अगर एक औरत अपने करियर, अपनी ज़िंदगी को, अपनी बाकी मामलात को, अपने जो दूसरे घरेलू मामलात हैं उनके साथ लेके चलना चाहती है तो हम उसको ना क्यों करते हैं, रोकते क्यों हैं। बहुत से आजकल इश्यूज़ सामने आ रहे हैं, लेकिन एक मेजर इशू ये आ रहा है कि एक तो यंग लोग शादी कर भी नहीं रहे, यंग स्पेशली गर्ल्स, और दूसरी बात अगर शादी कर भी रहे हैं तो वो शादियां चल नहीं रही, और तीसरी बात रिश्ते भी नहीं आ रहे। 35 से बड़ी उम्र की अनमैरिड ख़वातीन की तादाद करोड़ों में पहुंच चुकी है पाकिस्तान में, जस्ट पाकिस्तान में। क्यों? ये बात क्यों है कि अगर आपका करियर है तो आपकी शादी नहीं है, अगर आपकी शादी है तो आपका करियर नहीं है, और बड़ी कम ख़वातीन हैं जिनको दोनों चीज़ें आगे लेके बढ़ने का मौका भी मिलता है और साथ में उनको घर से सपोर्ट भी मिलती है। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन दोनों चीज़ें कर रही हैं लेकिन उनको सपोर्ट कहीं से भी नहीं है। दफ्तर वाले अपने कमेंट्स पास करते रहते हैं कि आए हाय, इसको फिर अपने बच्चों की वजह से छुट्टी करनी पड़ी, या ये तो शादीशुदा है, इसको प्रमोशन देने का क्या फ़ायदा। अच्छा, हर महाज पे बेचारी औरत जो है वो लड़ रही है अपने हकूक़ के लिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए और अपनी ज़िंदगी को एक नॉर्मल अंदाज में जीने के लिए। वो चीज़ें जो मर्दों को सिल्वर प्लेटर पे मिल जाती हैं, ख़वातीन को लड़ लड़ के वो लेनी पड़ती हैं, और उसके बाद भी जिस लेवल के इमोशनल और मेंटल टॉर्चर से वो गुजरती हैं वो एक मुख्तलिफ कहानी है। जहाँ पे फीमेल एम्पावरमेंट बड़ी ज़रूरी है, वहाँ पे ऑफ कोर्स अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से, आसान अंदाज से आगे लेके भी चलना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। शादी, बच्चे, फैमिली, ये हर मर्द और औरत दोनों का राइट है, और अगर वो उसको अवेल करना चाहते हैं और साथ साथ काम करना चाहते हैं तो वाई नॉट। और आजकल की दुनिया में व्यूअर्स, जहाँ पे वैसे ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतने लोगों के चल रहे हैं, एक पढ़ी लिखी बच्ची को घर लेके आना जो काम भी करना चाहती है और अपने घर में कंट्रीब्यूट भी करना चाहती है, अपने मियाँ के साथ मिलके आगे बढ़ना चाहती है, उसको आप ज़बरदस्ती घर बिठा देते हैं। और आप सोचें कि मर्द के साथ कितनी ज़्यादती है।
कि वो करना भी चाह रही है, लेकिन वो अपने ख़ानदान या फैमिली के प्रेशर में आके अब अपनी बीवी को कहता है कि तू बह जा घर, मैं इतना प्रेशर नहीं ले सकता। तो अब उसके ऊपर वो प्रेशर भी आ गया, ऊपर से उसको सारा काम घर का फाइनेंशियल खुद देखना है। देखिए, ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है व्यूअर्स। हमारे जानने वालों में इतने लोग कोविड के दौरान फौत हुए, यंग लोग इस दुनिया से चले गए, मर्द हजरात ऐसे दुनिया से चले गए, और लड़कियां जिन्होंने ज़िंदगी में कभी जॉब नहीं की थी उनको फिर नौकरी, एंटरप्रेन्योरशिप, कोई अपनी बिज़नेस किस चीज़ के बारे में ज़बरदस्ती सोचना ही पड़ा। और बहुत सी ख़वातीन अभी भी हैं जो बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं, बिकॉज़ जब टाइम था अपने आप को इंडिपेंडेंट या कुछ करने का, उस वक्त या तो उनको इजाज़त नहीं मिली या ख़ुद सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उन्होंने आगे बढ़ के एफ़र्ट्स नहीं किए। देखें व्यूअर्स, किसी भी इंसान को डिक्टेट करना कि तुमने अपनी ज़िंदगी को इस अंदाज़ में जीना है, ये गलत बात है। हमें अपने यंग लोगों को इतना इंडिपेंडेंट, इतना खुद मुख्तार कर देना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जिएँ, एज़ लॉन्ग एज़ वो कोई इलीगल, क्रिमिनल, कोई गैर मज़हबी ऐसा काम ना कर रहे हो। हर इंसान को राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जिए, अच्छे अंदाज में जिए और हर किस्म का कंफर्ट हासिल करे। मेरी यही ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में बहुत खुशहाली आए, लेकिन उस खुशहाली के आने के लिए एक बहुत बड़ी शर्त है कि अगर 51-52% पॉपुलेशन, ख़वातीन की तादाद हमारे मुल्क में मर्दों से ज़्यादा है, ऊपर से हम उन्हीं ख़वातीन को कहते हैं घर पे बैठो, तो अगर 52% पॉपुलेशन ख़वातीन की है और हम उनमें से 40% को घर बैठा देते हैं, तो आपके मुल्क की इकॉनमी 60% लोगों के साथ कैसे आगे बढ़ेगी? सोचने की बात है ना। हर इंसान अपना हिस्सा डाले, हर इंसान एफर्ट्स करे, और अगर एक औरत काम करना चाहती है, इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को जीना चाहती है, उसको फुल राइट्स होने चाहिए। लेकिन आज इस पे हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे कि आजकल यंग लोगों की, स्पेशली लड़कियों की शादियां क्यों नहीं हो रही? क्या वो खुद नहीं कर रही? क्या रिश्ते नहीं मिल रहे? या फिर शादी हो के इसलिए नहीं चलती क्योंकि वो एम्पावर्ड ख़वातीन हैं और आज भी सोसाइटी से ये हज़म नहीं होता? इस पे हम बात करेंगे। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे बहुत ही प्यारी सी शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो आपका फेवरेट टॉपिक डिस्कस हो रहा है, फीमेल एम्पावरमेंट। बिल्कुल। क्या कहोगी बेटे? वुमेन एम्पावरमेंट मैं ये कहूँगी कि जिस तरह अभी आप कह रही थी कि लड़कियाँ शादी नहीं करना चाह रही या हो नहीं रही, एक्चुअल में वो करना ही नहीं चाह रही, क्योंकि वो जो एक टिपिकल एनवायरनमेंट था ना कि बस ठीक है, आपने मैट्रिक एंटर कर लिया है, शादी करो, क्या करना है पढ़ के, ये वो, कोई कैरियर नहीं है, फ़लाना है फ़लाना है, एट दी एंड किचन संभालना है, इस तरह की जो टिपिकल बातें हुआ करती थी। बट आजकल जो लड़कियां हैं वो इस चीज़ को प्रूव कर रही हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़कियों का काम सिर्फ किचन संभालना नहीं है। वो किचन संभालने के साथ साथ और भी बहुत सारे काम कर सकती है। ठीक है कि किचन संभालना एक आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपकी पहचान नहीं है। उसके साथ साथ आप अपनी एक पहचान बनाएं, आपकी कोई आइडेंटिटी हो, कोई आपके नाम के पीछे कोई डॉक्टर, कोई शेफ़, कोई इंजीनियर या एनीथिंग, ज़रूरी नहीं। देखो, जो बंदा, देखो, एक हमारा मज़हब, अल्लाह का शुक्र है, हमें एटलीस्ट ये एक फ्रीडम देता है कि अगर आप नहीं काम करना चाहते तो इट्स ओके, आप घर पे बैठे, आपका हस्बैंड आपको और आपके मामलात को हैंडल करना उसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर एक औरत कह रही है कि भाई ये चीज़ अपनी जगह है, बट मैंने काम करना है और मैं अपना नाम बनाना चाहती हूँ और मैं कुछ अपनी ज़िंदगी में बनना चाहती हूँ, और जो आपकी अर्निंग है वो आपकी अपनी है, वो अब आप अपने घर की तरफ डालना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। देखिए, चाहे आप होम मेकर हैं, अगर आपकी वो, मैं ऐसी भी ख़वातीन को जानती हूँ जिन्होंने कहा कि भाई मैंने काम छोड़ दिया 4-6-7 साल के लिए, मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहती हूँ, बच्चों के ऊपर, उनकी तरबियत के ऊपर, इन पे फोकस करना चाहती हूँ, फिर मैं रीस्टार्ट कर लूँगी। तो बड़े इर्द गिर्द के लोग इस पर भी बोलते हैं कि आए हाय, इतना पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा हुआ अगर घर ही बैठना था तुमने। वो आपकी पर्सनल चॉइस नहीं, बट वो भी होता है। तो ये भी एक प्रेशर होता है कि अगर बच्चे वगैरह हो गए और आपने सोचा कि यार मैंने घर पे रहना है और मैंने अपने घर गृहस्थी पे फोकस करना है, तो उस पर भी लोग तंग करते हैं। मसला ये है कि मर्द कुछ भी कर ले, कोई कुछ नहीं कहता। औरत ज़रा सा कोई भी स्टेप अपनी बेहतरी, अपनी खुशी के लिए उठाती है तो उसकी तनकीद होती है। तो थोड़ा सा हमें भी ख्याल करना चाहिए कि हम ख़वातीन के साथ कैसे डील करते हैं, और स्पेशली यंग बच्चियों को इनकरेज करें, ना कि उनको डिस्करेज करें। बिल्कुल। किचन में आज क्या बन रहा है बेटे? किचन में आज बन रहा है चिकन फजीता विद राइस। ऑसम। तो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए चिकन फजीता के लिए वो हैं मुर्गा गोश्त बोनलेस 1 किलो,
तेल 1/4 कप, लहसुन 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 3 खाने के चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, प्याज पाउडर 1 चाय का चम्मच, ऑरिगेनो 1 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, प्याज 2 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, बेल पेपर 2 अदद। टमाटर सॉस के लिए टमाटर 8 अदद, तेल 2 खाने के चम्मच, लहसुन 7 से 8 जवे, प्याज 1 अदद, आलूपीनो 4 से 5 अदद, पानी 1 कप, नमक 1 चाय का चम्मच। जो इसका मेथड ये है कि आपने राइस को सॉक कर लेना है फॉर 15 to 30 मिनट्स और उसको बॉईल करके आप सिंपल ये बॉयल राइस के साथ सर्व होगा। और अगर ग्रेवी की बात करें तो ग्रेवी में ये होगा कि जो चिकन है, चिकन को आपने नमक और काली मिर्च लगा के उसको आपने ग्रिल कर लेना है और ग्रिल करके उसको आपने जूलियन कट कर देना है। जूलियन कट करने के साथ चिकन रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ वेजिटेबल्स कट करनी है। वेजिटेबल्स में आप येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर एंड ग्रीन कैप्सिकम इसमें जाएगी, टमाटोज़ जाएंगे, अनियंस जाएंगे और इन सारे वेजीज़ को आपने सौते कर लेना है। सौते आपने ऑयल एंड गार्लिक में करने हैं। ऑयल एंड गार्लिक में जब वो सौते हो जाएगा उसमें आपने नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस ऐड करनी है। दूसरी तरफ जो इंग्रेडिएंट्स में जो सॉस मेंशन है वो ये है कि आपने वो टमाटो प्यूरी बनानी है। बेसिकली टमाटो प्यूरी बना के आपने टमाटोज़ के अंदर एलोपिनोज डालने हैं और जितने इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए वो डाल के आपने उसे ब्लेंड करके जो आपका ग्रिल चिकन है, ग्रिल चिकन में आपने वो सॉस ऐड करनी है। उस सॉस को अच्छे से पकाना है जब तक टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता। जब टमाटर का पानी ड्राई होने लग जाएगा इसका मतलब वो बिल्कुल रेडी हो रहा है और वो चिकन के साथ टमाटो स्टिक हो रहे होंगे। एंड जो आपके सॉटेड वेजिटेबल्स हैं उसमें आपने वो ऐड करनी है। वो ऐड करके उसमें लास्ट में आपने एलोपिनोज डालनी है। इसमें आप ब्लैक ऑलिव्स भी डाल सकते हैं और इसको बॉयल राइस के साथ सर्व किया जाएगा विद कॉर्न। विद कॉर्न वही वाली बात है ना कि आप मकई को अलहदा से भी बना सकते हैं। जैसे आपने कट की भी है मकई, ज़रा बेटा दिखाते हो। अब देखो ना ये इतना अच्छा लगता है, इतना सा आपने मकई का पीस लिया। आप लोग फास्ट फूड चेन्स एक दो पे मिलती थी इस तरह करके कॉर्न, तो लोग ले लेते थे, बड़े एक्साइटेड होते थे। तो आपने एक मकई का पीस लिया, उसके 3 पीसेस कट किए और उसको आपने थोड़ा सा बॉयल कर लिया। माइक्रोवेव में भी तैयार कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं। उस पर थोड़ा सा बटर डाला तो बड़ी खूबसूरत सी एक लुक आ जाती है कि बच्चों की एक एक्टिविटी भी हो जाती है। मकई भी खा ली, साथ में चावल भी हो गए, साथ में आप एज इट इज़ भी कर सकते हैं या उसके ऊपर से उतार के भी बना सकते हैं। बेबी कॉर्न्स के साथ भी सर्व कर बेबी कॉर्न के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसी के साथ आप थोड़े से मैश पोटैटोज भी दे सकते हैं या बेक्ड पोटैटो दे सकते हैं। देखिए साथ में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट का ज़रूर इस्तेमाल करें। आजकल वैसे ही इतनी ज़्यादा गर्मी है और इतने ज़्यादा दूसरे मामलात चल रहे हैं, सो बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ होती है कि अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। That's it. तो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, गर्मी की जहाँ बात आती है वहाँ पे नींबू और पुदीना और नींबू पानी टाइप जहन में बहुत आता है, लेकिन नींबू और पुदीना आजकल के मौसम के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है ये हम जानेंगे ज़ैनब गोंदल से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे ज़ैनब गोंदल से, लेकिन इस मरहले में हम आज जो हमने फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक सेलेक्ट किया उसको डिस्कस करेंगे। फिर अगले मरहले में, क्योंकि आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि अगर शेफ़ का पॉइंट ऑफ व्यू लिया तो न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हमारे साथ है, उनसे भी ओपिनियन लें वुमेन एम्पावरमेंट का, और क्यों शादियों में इतना इशू हो रहा है और क्यों 35 साल से बड़ी उम्र की लड़कियाँ डिवोर्स भी नहीं, अनमैरिड की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है कि बात शादी तक भी नहीं पहुंची। तो क्या बच्चियां खुद नहीं शादी करना चाह रही या फिर कुछ मामला ऐसा हो गया है कि रिश्ते नहीं आ रहे? व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्योंकि बहुत सी यंग लड़कियां मिलती भी हैं मुझे और कहती हैं कि बस आप भी कोई रिश्ता मिले तो बता दीजिएगा। एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, फाइनेंशियली स्टेबल गर्ल्स, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़ैनब गोंदल से हमने डिस्कस करना है लीमू और पुदीना यानी कि लेमन एंड मिंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो आपका फेवरेट टॉपिक। यस। अब पूछो कि मैं सेकंड हाफ में आपको क्यों इंक्लूड करना चाह रही हूँ। वो क्यों? क्योंकि मैंने बड़ी दफ़ा आपको कहा कि बेटा मंगनी हुई हुई है, शादी कर लो, मतलब अब उस तरफ जाओ, और हर बार आप मुझे घूम के कहते हो नहीं आप ही मैंने कुछ अपना बनाना है पहले। तो मैं ये जानना, इस पे बात करना चाह रही हूँ कि क्या अपना आप सिर्फ तभी बनाया जा सकता है जब आप शादीशुदा ना हो? जवाब नहीं देना। ये टीजर है, ये हमने बाद में कवर करना है। पहले मुझे ये बताओ, लेमन एंड मिंट, लीमू और पुदीना, ये क्यों आपने चूज़ किया आज का टॉपिक? लेमन और पुदीना मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा चल रही है और अभी भी मतलब गर्मी ही ऐसे है कि हम लोग बर्दाश्त से बाहर हैं। चुभने वाली। एग्जैक्टली। तो उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो सूदिंग हो, जो आपको एक रिलैक्स करे, एक ऐसा इफ़ेक्ट दे आपकी बॉडी को जो आपको
कूलनेस की तरफ लेकर जाए। तो उसमें ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, चाहे वो लीमू हो या पुदीना हो। तो इसलिए मैंने कहा कि उनके कुछ फ़ायदे, कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो हम डिस्कस करें, ताकि जितने भी लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, वो उनको अपनी उसमें डाइट में ऐड ऑन करें और इसके बेहतरीन फ़ायदे जो हैं उनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। ओके, सो एक एक करके कवर करते हैं और फिर कॉम्बिनेशन में भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप अक्सर मुझे कहते हो कि जो हर चीज़ मिक्स नहीं कर सकते आप। बड़ी दफ़ा हमारा जो टॉपिक भी होता है उस पर आप कहते हो ये दोनों साथ नहीं लेनी। Yes. वही वाली बात, जिस तरह अब आम सीज़न में है तो हर बंदा मैंगो मिल्क शेक बना के पी रहा है, ट्रू। और आपने उसका भी हमें एक्सप्लेन किया था एक दफ़ा पहले, हम फिर उसको करेंगे ज़रूर कवर आगे जाके। मुझे ये बताइए कि लेमन के क्या बेनिफिट्स हैं? इतनी सी तो चीज़ है, कुछ कतरे तो डलते हैं, क्या को हमें फ़ायदा दे देगी? इतनी को जो चीज़ है ना, वो आप समझे विटामिन सी की छोटी सी फैक्ट्री है, जिसको मैं सिंपल इधर से शुरू करना चाहूँगी। हम विटामिन सी के कितने महंगे महंगे सीरम्स जो हैं वो लेकर अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, चाहे वो एंटी एजिंग के लिए कर रहे हों या अपनी स्किन को ब्राइट करने के लिए कर रहे हों। तो लीमू दोनों ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, चाहे आप उसको अप्लाई करने के लिए कर रहे हों, उसको खाने के लिए कर रहे हों, पीने में कर रहे हों। लीमू एक बहुत ज़रूरी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विटामिन सी के सीरम्स तो अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन लेमन को अपनी डाइट में ऐड नहीं कर रहे। जब तक आप टॉपिकल एप्लीकेशन करते रहोगे किसी भी चीज़ की, वो तब तक इफ़ेक्टिव नहीं होगी जब तक आप उसको इंटरनली अपनी बॉडी को रिपेयर नहीं करोगे। अब जैसे मैंने कहा, विटामिन सी लेमन में बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। 2 लीमू नॉर्मल साइज़ के अगर हम बात करें तो उनमें ऑलमोस्ट 30 ग्राम्स जो है ना वो विटामिन सी मौजूद होता है लेमन में, 2 लीमू में। और हमारी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट से ऑलमोस्ट डबल होता है, यानी अगर आपने 1 लीमू रोज़ाना ले लिया तो आपकी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। लेकिन अब इस लीमू को आपने पकाना नहीं है। बहुत दफ़ा लोग ऐसा करते हैं कि खाना बनाते हुए लीमू का रस डाल देते हैं, जायका आ जाता है लेकिन उसके बेनिफिट्स ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जो विटामिन सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, आपने जैसे ही इसको पकाया, बल्कि तो किसी भी मल्टीविटामिन को आप अगर पूरी विटामिन या मिनरल्स को पकाएं तो बहुत से ऐसे हैं जो बर्बाद हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो जो 1 लीमू का आपने बेनिफिट लेना है, जब आप खाना खा रहे हैं तो उस वक्त निचोड़ लें। एग्जैक्टली आप उसके ऊपर निचोड़ सकते हो, या जितने भी आपके सैलड्स हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि सैलड फाइबर की फॉर्म में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेमन भी अगर आपने उसमें डाल दिया तो वो एक बेहतरीन चीज़ हो गई। क्योंकि बहुत से लोग विनेग्रेट ड्रेसिंग जो होती है वो बनाते हैं, लेकिन गलत बनाते हैं। करते क्या है कि उसमें लीमू का रस और मस्टर्ड डालने के बजाय सफ़ेद सिरका डाल देते हैं। अब अगर सिरका डालना ही है तो सेब का सिरका डालें, ऑर्गेनिक सिरके डालें, वो सिरके ना डालें जो सिंथेटिक हैं, जो फ़ायदा कुछ नहीं देंगे। और सच्ची बात है, लीमू के रस का जायका और सिरके का दायरा बिल्कुल फ़र्क है। और लेमन की एक जो खुशबू होती है, जो वो आपको एक सूदिंग इफेक्ट देती है, वो बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं या एंजाइटी का शिकार रहते हैं, अगर वो लेमन का डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं तो लेमन की सिर्फ जो एक फ्रेग्रेंस है ना, वो ही बहुत ज़्यादा आपको कूल डाउन कर देती है। तो लेमन को घर में डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना चाहिए हमें, चाहे वो हम सिर्फ उसकी ड्रेसिंग्स कर रहे हों, खाने में डाल रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, लेमन को अपना एक पार्ट जो है ना हमें वो बना कर रखना चाहिए लाइफ में। सही। और अगर हम पुदीने की तरफ आए, मिंट की तरफ आए। अच्छा, पुदीने की जब हम बात करते हैं ना तो एक बड़ा बड़ा विटामिन सी का फैक्ट जरूर शेयर करना चाहूँगी। अच्छा, अब ये टेंशन नहीं लेनी कि अगर हमने 2 लीमू खा लिए तो आए हाय हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। देखिए, विटामिन सी, विटामिन बी, इन दोनों का फ़ायदा ये है कि क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, तो जब आप इनको कंज्यूम करते हैं ना, तो अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा भी ले लिया ना तो वो आपके सिस्टम से यूरिन के थ्रू खारिज हो जाएगा। सो अगर ज़्यादा भी लीमू खा लेते हैं तो उसका आपको कोई नुकसान नहीं है, सिस्टम से एक्स्ट्रा निकल जाएगा। जिन लोगों को किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, जिन लोगों के गुर्दे में पत्थरी होती है, उनको ज़्यादा देते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप ज़्यादा लीमू का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो वो पत्थरी है वो ब्रेक डाउन हो और बॉडी से पास आउट हो जाए। और जिन लोगों में पत्थरी होने के खदशात उनको लगते हैं कि हैं, तो अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी उनको किडनी स्टोन्स होंगे ही नहीं। भाई, नींबू पानी उस दिन घर में बना रहे थे तो मैंने वैसे ही किचन में जाके कहा, मैंने कहा इतनी देर क्यों लग रही है? कुछ नहीं, आप ही वो शीरा बना रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, तो वो क्योंकि आपको पता है ज़रा सा शीरा अगर शक्कर का बना लें तो उसके अंदर फिर आप आगे से लीमू डाल दें। अच्छा, जो गलत उन्होंने चीज़ की, मेरे खड़े खड़े मैं बात करी, मैंने मुड़ के देखा तो लीमू का रस निकाला, वो भी चूल्हे के ऊपर ही डाल दिया उसके अंदर। मैंने कहा रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो आप बेटा? उन्होंने कहा आप ही वो उसी के अंदर
मैंने कहा लिक्विड ने क्या रच बस जाना है, तो ये exactly. भी ना किया करें, बेतुका हम हीट दे देते हैं चीज़ को। ठीक है, आपने थोड़ा सा उसको इस वैसे तो बेहतरीन सोल्यूशन ये है, मैं तो नींबू पानी बनाती शहद के साथ, पानी में घुल जाता है आराम से, कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर चीनी या शक्कर का इस्तेमाल करें, उसको उसका शीरा बना ले प्लीज, उसको पकाना नहीं है, नींबू ना डालें। एक और चीज़ जो बहुत 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 गलत कॉन्सेप्ट, पता नहीं ये कहाँ से पैदा हो गया है कि सुबह उठते ही नींबू जो है वो 3-3, 4-4, 7-7 पिए तो आपका वज़न कम हो जाएगा। मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डाइटिशियन, बहुत सारी रिसर्च के बाद आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप सुबह उठते ही नींबू पानी में डालकर पीते हो, चाहे वो 1 है 2 है, सिर्फ आप अपने पेट की लाइनिंग को तबाह करते हो और आप कुछ नहीं करते हो, क्योंकि आपकी बॉडी का जो स्टमक है उसमें HCl होता है जो कि एक एसिड होता है खुद इटसेल्फ। आपने एसिड ऑलरेडी रिलीज हुआ था ताकि जो भी खाना है वो उसको मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दे। आपने सुबह उठते ही उसमें नींबू पानी डाल दिया अपने पेट के अंदर, एसिड के साथ जब एसिड मिलेगा तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगी आपको एसिड रिफ्लक्स, जिस नींबू ने एसिड रिफ्लक्स को ठीक करना था आपने उसे एसिड रिफ्लक्स को ट्रिगर कर दिया। अब करें क्या, वज़न कम करने में नींबू बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ है, नो डाउट। सिर्फ 16 कैलोरीज होती हैं पूरे नींबू के अंदर। लेकिन देखो एक बात है, जब एक नींबू का रस डाल के सुबह में नीम गर्म पानी में उसको पीती थी, इतनी तजाबियत मुंह में छाले मेरे निकल आते थे। और मैं तो मतलब खट्टी चीजें, आपको पता है, अगर मुझसे पूछे ना कि मैं तो निहारी भी जो मेरी फेवरेट है वो लीमू के बगैर नहीं खाती, पाए भी खाने हो तो उसमें भी लीमू डाल के खाती हूँ, मुझे इतना पसंद है लीमू। बिल्कुल, आपको होता है कि पूरा उसके ऊपर निचड़ा हो और फिर उसको खाएं, लेकिन उसका एक तरीका है ना, सुबह वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करना है। अपना पहले ब्रेकफास्ट करें, ब्रेकफास्ट के ऑलमोस्ट 10 मिनट के बाद आप 1 ग्लास नीम गर्म पानी जो होता है, ठंडा नहीं लेना, रूम टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म कर लें, नीम गर्म, उसके अंदर अगर आप 1 लीमू को जो है वो निचोड़ कर लेते हो तो बेहतरीन बेनिफिट्स आप जो है वो अपने लीमू के ले सकते हो। लीमू ने आपको हार्ट डिजीज़ से बचाना है, आपको डायबिटीज़ से बचाना है, अल्लाह माफ़ करे अगर बॉडी में कैंसर डेवलप होने के चांसेस हैं उसने आपको उससे बचाना है। नहीं, बट क्या आपको लीमू से एलर्जी हो सकती है? यस, क्योंकि खाली पेट लूँ तब भी मुझे मसला होता है, और बहुत से ऐसे टोटके हैं आपके जो मैं सामने एक टिप्स बताती इंसान हूँ। बैठा है जिसको लीमू से एलर्जी है। यस, प्रॉपर एलर्जी है, प्रॉपर एलर्जी, खतरा भी नहीं ले सकती। मैंने जैसे ही लेमन इस्तेमाल किया मेरा साथ ही गला बंद होगा और मुझे बुखार हो जाएगा। जिस तरह मेरी फ्रेंड निदा है, हाँ। उसको अगर आप जरा सा भी मशरूम, हाँ, अब वो मशरूम अगर ग्रेवी बनी हुई है उसके अंदर मशरूम है तो वो चाहे मशरूम अलहदा कर भी दे तो उसको फौरन फ्लेवर रिएक्शन हो अंदर जाता रहता है। एग्जैक्टली, क्योंकि फ्लेवर अंदर रहता है। अब मैं लीमू इस्तेमाल इस तरह से नहीं कर सकती जैसे पानी में डालकर या सालन अच्छा, में। स्किन पे भी बड़े नहीं लगा सकते। यस, मैं हर बंदे को जब भी अपने YouTube चैनल पे टिप्स देती हूँ ना कि आपने अगर, बहुत बड़ी दफ़ा लोग कहते हैं कि जी शो पे मिस हो गया व्हाटएवर, एटलीस्ट वो वाली टिप बता दें। तो बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ कि अगर आप लेमन का इस्तेमाल कर रहे हैं, किन्नू का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी चीज़ के अंदर लगाने की, तो एक दफ़ा पैच टेस्ट ज़रूर करें कि कहीं आपको उससे रिएक्शन तो नहीं हो और जाता। आपकी ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है वीडियोस की भी देख के कि आप पहले साथ ही डिस्क्लेमर दे देती हैं कि अगर किसी को फैसिनेट कर रही हो चीज़ तो वो साथ ही उसको ना ट्राई भी कर ले ताकि उसे पता हो नहीं, कि बट सूट बेटे कर आप रहा है ये कि देखें ना, सबसे बड़ा जो मुझे चीज़ जो बॉदर करती है और जो मुझे कंसर्न भी करती है व्यूअर्स, सोचने की बात है कि हम लोग विदाउट थिंकिंग, विदाउट डिस्कसिंग जो चीज़ ऑनलाइन देखते हैं उसको फॉलो कर लेते हैं। एग्जैक्टली। ओ भाई, उस बंदे को फॉलो करो जिसको कहा, अगर बंदे ने सिर्फ इसलिए यूट्यूब चैनल बनाया कि यार ऑनलाइन यूट्यूब से बड़े पैसे आ जाते हैं तो इसलिए हम कर लें, तो बड़ी दफ़ा ऐसी बातें भी कही जाती हैं जो बिल्कुल ही गलत होती हैं। एग्जैक्टली, वो चीज़ वायरल हो जाती है, हर बंदा ट्राई करना शुरू हो जाता है, उसका नुकसान होता है। एक मैं उसमें छोटी सी चीज़ डिस्कस करूंगी। मैंने एक यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखी, उस पर ऑलमोस्ट कोई 9 to 10 मिलियन व्यूज़ थे और वीडियो क्या थी, अपना पेट कम करने का तरीका। और उसमें ये था कि आपने जो हमारी ये बाम्स नहीं मिलती जो चेस्ट इन्फेक्शन और उनके लिए हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर लेमन को मिक्स कर कर अपने पेट पर लगाना है और उसको रैप कर देना है और उसके ऊपर चावल का आटा अगर आप लगाते हो तो आपका पेट फ्लैट हो जाएगा। इज़ इट इवन पॉसिबल? आप ये समझें कि आपने बाम ली जो कि आपने चेस्ट इन्फेक्शन या उसके किसी चीज़ के लिए यूज़ करनी थी, उसमें आपने लेमन ऐड ऑन किया और उसके ऊपर आपको एक बात बताऊं व्यूअर्स, वो जिनकी बात कर रही है उसकी बेस होती है यूकलिप्टस। यस,
क्योंकि वो बाम मैं अपने बच्चों के लिए भी तैयार करती हूँ। पेट्रोलियम जेली में कुछ कतरे यूकलिप्टस के डाल के, थोड़े से लेमन ग्रास को डाल के बच्चों के चेस्ट को रिलीव करने के लिए मैं खुद ही अब ये चीज़ें इसलिए बनाती हूँ क्योंकि व्यूअर्स जितना कम केमिकल इस्तेमाल करो उतना ही बेहतर है। तो घरेलू में बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाती रहती हूँ, लेकिन वो ऑलरेडी इतना स्ट्रांग होता है कि अगर उसके अंदर कुछ कतरे ये डले होते हैं, उसमें जब आप लीमू डालेंगे तो आपकी स्किन जल जाएगी। वजन कम हो या ना हो, आपका सारी स्किन बर्बाद हो जाएगी, रैशेस हो जाएंगे आपको। और इस मौसम में तो बिल्कुल सोचना भी नहीं है ऐसी चीज के बारे में, सड़ जाएंगे। ट्रू, करनी चाहिए ही नहीं। आप वो करें जो एटलीस्ट आपको समझ आए कि यार अच्छा ये चीज़ समझ आती है, ये करें। और वज़न कम सिर्फ या तो अच्छी डाइट लेने से होगा या एक्सरसाइज और वॉक करने से होगा, और दुनिया की कोई ताकत, कोई चीज़ आपको कम पतला नहीं कर सकती। नींबू भी जैसे हम कह रहे हैं कि वज़न कम करने में करामद है, तो वो तब ही है कि अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल करो। आप ये नहीं कह सकते कि आप दिन की 5000 कैलोरीज लो और आप साथ रात को 10 लीमू पी लो तो आपका वजन कम हो जाएगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, ग्रीन टी में बहुत से लोग लीमू डालते हैं। ग्रीन टी में लीमू हमेशा तब डालें जब ग्रीन टी थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आ जाए। बहुत गरम में जैसे कहवे में या ग्रीन जैसे टी खाने के बाद बड़े लोग जो है वो लीमू डाल लेते हैं ग्रीन टी के अंदर। सच्ची बात है, मैं भी बहुत ज़्यादा किसी दिन खा लूँ या मुझे लगे कि मैंने बहुत ज़्यादा, बट जब मैं अपना वेट कम कर रही थी तो जैसे आपने कहा था, आप ही 2 दफ़ा दिन में आपने पीना है लीमू वाला, लीमू पानी में डाल के और उसमें बेशक थोड़ा पुदीना डाल दें, तो मैं ग्रीन टी के अंदर थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता था, क्योंकि ना तो चीनी डालनी है ना आपने उसमें शहद डालना है। हाँ, तो वो बिल्कुल ठीक है तरीका, हम उसको कर सकते हैं। क्योंकि उससे होगा ये कि एक तो ग्रीन टी आपको जो फ्लेवोनॉइड्स है वो बेहतर दे रही होगी, और लेमन क्या करेगा, वो उनको इन्हांस कर देगा, तो वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है। दूसरा, जब हम इस तरह से खाने के बाद लीमू को ग्रीन टी के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसका बेहतरीन बेनिफिट ये होता है कि बहुत सारे वेजिटेबल्स हमें नॉन हीम आयरन प्रोवाइड कर रही होती हैं, लेकिन बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही होती क्योंकि विटामिन सी नहीं होता। जब आपने खाने के बाद ग्रीन टी में लेमन ले लिया या लेमन खाने के बाद ले लिया, तो विटामिन सी बॉडी में, या तो वो जो नॉन हीम आयरन था उसकी एब्जॉर्प्शन के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं कि वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और आप एनीमिया से बच सकते हो, आपकी स्किन जो है वो अच्छी हो सकती है। अच्छा, टेल मी अबाउट पुदीना। असल में इतना सा तो उसका पत्ता होता है, और कितना को बंदा पुदीना इस्तेमाल करता है। तो अभी मैं आपको जब बताऊंगी ना, अक्सर लोग जो हर्ब्स हैं, पुदीना, धनिया और वेरियस डिफरेंट जो छोटे छोटे, ऑरेगनो हो गया, पार्सले हो गया, लेमन ग्रास हो गया, ये भी उसी की कैटेगरी में आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इतनी कम मिकदार में डलती है कि बंदा करता है इसका क्या फ़ायदा, इनके क्या फ़ायदे हैं, ब्रेक के बाद जानेंगे। और किस मिकदार में पुदीने का इस्तेमाल करें, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। प्यारी सी ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं, और अब इनसे हमने अपना अगला मेजर सवाल पूछना है, वो है पुदीने से रिलेटेड। छोटी छोटी चीज़ों की आज हम बात करना है। नींबू भी, अब वो जिनके साइज़ के जो अक्रॉस वो चाइना से आ रहे इतने बड़े बड़े नींबू, वो तो अपनी जगह है, लेकिन वो इतना बड़ा एक नींबू जब आप पूरा निचोड़ते हैं तो आपको वो जायका मिलता है जो हमारे नन्हे से इतने से नींबू का होता है। अच्छा, एक ट्रिक ज़रूर शेयर करना चाहूँगी व्यूअर्स आपके साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि नींबू हम तोड़ के लाते हैं और वो सूख जाता है। इसका एक क्विक हल ठीक करने का कि बहुत ड्राई हुए में, तो आपने एक बोल पानी लिया और उस पानी के अंदर उस नींबू को छोड़ दिया 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, तो वो जो ड्राई हो गया होता है ना, उसके अंदर थोड़ा पानी अब्जॉर्ब होता है, तो उसके अंदर से फिर आपको रस अच्छा मिल जाता है, जबरदस्त, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट हो जाता है ना। तो ट्राई करना कभी है, बट ये नहीं कि काट के पूरा का पूरा नींबू आपने पानी में डाल दिया 1-1.5 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। जब आप उसको कट करेंगे तो वो पानी साफ होना चाहिए, क्योंकि लेमन की स्किन मिनरल वाटर होना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने वही पानी जो है वो लेमन ने एब्जॉर्ब करना है और आपने कंज्यूम करना है। तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि ये नहीं कि नलके के पानी में उडेल के डाल दिया, फिल्टर्ड मिनिमम और बॉइल्ड पानी, वरना मिनरल वाटर। ठीक है जी, तो पुदीने का बताइए। पुदीने की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यही सोचते हैं कि कहाँ ही यूज़ होता होगा, लेकिन आपकी टूथपेस्ट हो, आपके माउथ फ्रेशनर्स हों, आपके माउथ वॉशेस हों, या बहुत सारी पेपरमिंट स्प्रेज जो मिलती हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा उसका ऑयल मिलना शुरू हो गया आपके सर दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, क्योंकि माइग्रेन में इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इतना सूद करते हैं आपके जो सर का, आप समझ लें कि जितने भी आपके सेल्स अलाइनमेंट रिलैक्स कर देता है। एग्जैक्टली, आपकी नर्व्स जितनी भी हार्ड हो गई होती हैं, वेन्स जो है आपको तंग कर रही होती हैं, उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है, तो उससे आप अपनी माइग्रेन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाने से बचा सकते हैं।
क्योंकि बहुत सारे लोगों के बड़े दिनों तक ट्रिगर रहती है, तो अगर वो पेपरमिंट का टाइमली इस्तेमाल करें तो बहुत जल्दी आपको फ़र्क पड़ सकता है। अब पुदीना जो है उसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि जिन लोगों को फील होता है, खुद से ही ऑफ कोर्स कर लेना चाहिए कि अगर आपको माउथ फ्रेशनर्स की ज़रूरत है या आपके मुंह से स्मेल आती है, ऑफ कोर्स इट्स नेचुरल प्रोसेस, किसी के भी आ सकती है। आप अगर पुदीना के 4 से 5 पत्ते डेली बेसिस पे च्यू करते हो तो आपकी वो स्मेल दोबारा कभी नहीं आएगी। आपको अगर हाजमे का मसला रहता है, आपके खाने से लेकर आपके पूरे गट सिस्टम को अगर कोई एक चीज़ ठीक कर सकती है तो वो पुदीना है। चाहे वो आपका स्टमक हो, चाहे वो आपके इंटेस्टाइन्स हो, आपको टोटल एक रिपेयर आपका सिस्टम जो है ना वो पुदीना कर सकता है। अब पुदीने को इस्तेमाल किस तरह से करना है? अगर आपको, जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि इसका तो जिस्म बड़ा गर्म है या कुछ भी खाता है तो इसको गर्मी हो जाती है, जिगर में गर्मी जिसको हम अक्सर कहते हैं, अगर आप पुदीना डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हो तो आपकी वो जिगर की गर्मी जो है आप उसको भी ख़त्म कर सकते हो। जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, जिन लोगों को, जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि बर्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो लोग इससे खुद को ठीक कर सकते हैं। और सिंपल तरीका है, आपने पूरे दिन में किसी भी टाइम 5 से 7 जो है अपने दाने उसके लिए पुदीने के पत्ते लिए, उसको च्यू किया, ख़त्म। च्यू करना नहीं पसंद, आप इसका कहवा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप पानी लें, उसके अंदर 1 सब्ज़ इलायची डालें, 5 से 7 पत्ते अपने पुदीने के डालें, उनको अच्छी तरह बॉईल कर लें। जब ऑलमोस्ट वो हाफ हो जाए आप उसको स्टेन करके पी सकते हैं। ये सॉर्ट ऑफ आपकी ग्रीन टी वाला काम भी करेगा और आपके हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन है। अब भाई बच्चों का जब पेट खराब होता है तो अक्सर नींबू के बीज खिला देते हैं कि नींबू के 1-2 बीज खा लोगे तो उससे बच्चे का जो है वो पेट सेटल हो जाता है। बड़े भी अक्सर ये टोटका ट्राई करते हैं जब किसी चीज़ से पेट नहीं सेटल होता। और पुदीने से रिलेटेड पुदीना, सौंफ और इलायची का कावा बनाया जाता है और ऑलमोस्ट जिस तरह हम लोग ग्राइप वाटर खरीदते हैं उसके बेसिक्स तो यही होते हैं। Exactly. लिक्रिश वाटर एंड पुदीना। दैट इज़ ट्रू, लेकिन हम ज़रा फैंसी चीज़ें पसंद करते हैं ना, तो जितनी नेचुरल चीज़ इस्तेमाल करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉडी को फ़ायदा होगा। ट्रू, दैट इज़ ट्रू। अच्छा, अब पुदीना जो है, आपने मिंट मार्गरीटा आजकल बड़ा फेमस एक ड्रिंक चलता है, उसके अगर मैं फ़ायदों की बात करूं और बनाने का तरीका मैं फिर बताऊंगी, क्योंकि इसमें लेमन भी डल गया, आपका पुदीना भी डल गया। जब नींबू और पुदीना दोनों आप इकट्ठे कंज्यूम करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा जो हमने जैसे डिस्कस किया है कि आपका इनर सिस्टम जो है उसको वो बेहतरीन बना देगा। तो आप अगर उसमें पुदीने और लीमू को दोनों को ऐड ऑन करते हो तो वो बहुत ही अच्छा और मुफीद हो जाता है और समर्स में एक ऐसी ड्रिंक बन जाती है, एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जिसको आप पीते ही फील करते हो कि बड़ा एनर्जेटिक हो गए हो आप। उसमें आपने करना क्या है, ना तो कोई इसमें सोडास डलेंगे प्लीज़ और ना ही चीनी डलेगी। अगर आपने इसको बनाना है, आप थोड़ी सी आइस लें, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते लें, 1 लीमू आप उसमें जो है वो स्क्वीज़ कर दें और उसके ऊपर अगर आप उसको थोड़ा सा मीठा करना चाहते हैं तो थोड़ी सी शक्कर या शहद डाल सकता है। अदरवाइज़ थोड़ा सा काला नमक आप इसमें डाल लेंगे तो उसके फ़ायदे जो हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं आपके लिए। आप इस ड्रिंक को कंज्यूम करें। It's like ORS. It's like a natural ORS. हाँ। यस। और आप अगर इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके जितने भी आयरन लॉस हो रहे थे बॉडी के, यानी नमकियात कम हो रहे थे, आप उसको फुलफिल कर सकते हो बहुत ही एक अच्छे स्पीडीली अपने तरीके से। और दूसरा, जब विटामिन सी भी आ रहा है और जब आपका स्टमक ही हेल्दी हो गया, दैट मीन्स आपकी स्किन खुद ही से ही अच्छी और ग्लोइंग हो गई है। लेकिन जैसे कहते हैं कि हरी सब्जियां अगर आपको गुर्दे में पथरी हो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, तो लीमू तो उस बंदे के लिए अच्छा है, लेकिन क्या पुदीना प्रॉब्लमैटिक है? पालक का तो मुझे पता है कि नहीं यूज़ करना चाहिए। व्हाट अबाउट बाकी चीज़ें? आपने जितनी भी हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन पुदीना जो है आपके लिए फिर भी फ़ायदेमंद होता है क्योंकि वो आपके किडनी स्टोन्स को बॉडी से फ्लश आउट करने में भी हेल्प आउट करता है, क्योंकि जैसे निज़ाम हज़्म बेहतर होगा तो वो उसको भी बेहतर कर रहा होगा। अब किडनी स्टोन मैटर करता है कि उसका साइज़ क्या है। बहुत सारे लोगों का सिर्फ एक क्रिस्टल होता है, जितना नमक का या एक चीनी का दाना हो इतना स्टोन होता है, लेकिन वो भी बहुत पेनफुल होता है। तो एक नेचुरल प्रोसेस में आप इसको यूज़ करें। अगर आपने लीमू और पुदीने को डेली इस्तेमाल कर रहे हो तो वो जो आपकी पेन है किडनी की या स्टोन की, वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है। और अगर आप उसको फेस पैक्स में या फेस के फ़ायदे के लिए पुदीने और लीमू को इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स पैच टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा कोई 1-2 टिप्स बता दो आजकल के मौसम में, क्योंकि हो ये रहा है कि स्किन बड़ी लोगों की जल रही है, डैमेज हो रही है, और विटामिन सी के सिरम अफोर्डेबल भी मिलते हैं और अगर ख़रीदने के जाओ महंगे तो आपको फिर मतलब 15-20 हज़ार रुपए की इतनी सी शीशी आती है। हाँ जी।
तो नेचुरल तरीके से कोई ऐसा फेस पैक या कोई ऐसी ट्रीटमेंट? अच्छा, पहले मैं एक थोड़ा सूदिंग वाला बताती हूँ, फिर फेस पैक भी बताती हूँ। आप थोड़ी सी एलोवेरा जेल ले लें, ऑलमोस्ट हाफ अ कप ले लें। उसके अंदर आपने एक लीमू स्क्वीज़ कर लिया और तकरीबन 15 से 20 पत्ते जो हैं आपके पुदीने के आपने ले लिए। आपने इसको अच्छी तरह से अपने मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। जब ये एलोवेरा की प्रॉपर एक जेल बन जाए और उसकी बन जाए पुदीना भी प्रॉपर ग्राइंड हो जाए, आप इसको अपनी एक आइसिंग ट्रे में डालकर उसको रख दें और उसको फ्रीज़ कर दें। डेली बेसिस पे जब आप घर वापस आए, ऑफ कोर्स अपना मेकअप रिमूव करने के बाद, अपना फेस वॉश करने के बाद, डर्ट सारी रिमूव करने के बाद, आप इसको अगर अपने फेस पे डेली अप्लाई करते हो तो एक बड़ा इफेक्ट, अच्छा सूदिंग भी आएगा, दूसरा विटामिन सी भी जा रहा है, एलोवेरा भी स्किन पे लग रहा है, एक नेचुरल चीज़ है, तो आप उससे अपने एक कॉम्प्लेक्शन को भी बेहतर कर सकते हो। जो सन बर्न हो रहे होते हैं, आप उसको भी बड़ा बेहतर कर सकते हो। हम जैसे अक्सर बात करते हैं कि गर्मियों में जो लोग बाहर ज़्यादा फिरते हैं, उनका मेलाटोनिन सिक्रीशन ज़्यादा होता है, तो कलर बहुत लोगों के ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पे इसको इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो टैनिंग है, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। टैनिंग प्रिवेंट करने के लिए ऑफ कोर्स लेमन से अच्छी चीज़ और कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक ब्लीचिंग इफेक्ट जो लेमन ने देना है। अब मज़े की बात यह है कि बहुत सारी रिसर्चेज में ये देखा गया है कि जो लोग बीचेस पे जाती हैं, जिन गोरियों को या जिन लोगों को थोड़ा सा कलर गोल्डनिश में पसंद होता है, वो अगर लेमन लगाकर आप थोड़े से सन में या थोड़ी सी लाइट में जाओ तो वो एक नेचुरल ब्लीचिंग इफेक्ट आपके बालों को देना शुरू कर देता है। तो यू कैन गेट अ गोल्डन सा थोड़ा शेड, थोड़ा जो होता है, या तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने इसको फेस पैक्स में यूज़ करना है, बहुत सिंपल, मैं तो ये कहती हूँ बेसन ले लें थोड़ा सा, अगर सूट करता है तो। अब जैसे कि मुझे बेसन नहीं करता, यस, एक बात बता दूं आपको व्यूअर्स, मुझे क्यों ज़्यादातर चीज़ें नहीं सूट करती, क्योंकि मेरी ड्राई और सेंसिटिव स्किन है। अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है, ज़्यादा चांसेस है कि सेंसिटिव भी होगी। अगर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन है तो बहुत एहतियात से चलना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं फिर मॉडिफाई करके अपने लिए यूज़ करती हूँ और एक जनरल मैसेज दे देती हूँ कि जी ये चीज़ भी आप ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन व्यूअर्स बार बार ज़ैनब भी, मैं भी, हम लोग एक ही बात कहते हैं, चीज़ वो करें जो आपको सूट करती है, जिसके लिए छोटा सा एक पैच टेस्ट कर लें कि कहीं आपको उससे कोई रिएक्शन नहीं हो रही, कोई इसका इशू नहीं आ रहा, उसके बाद उसको आप आराम से यूज़ करें। लेकिन कोई भी चीज़ बुरे अंदाज में यूज़ करेंगे। अब लोग अक्सर, हम बताते हैं फेस पैक, मुझे एक खातून ने लिखा, कहती है आप ही एक फेस पैक बताया था, वो फेस पैक मैंने यूज़ तो किया लेकिन मेरी ना स्किन में पता नहीं क्या इशू आ गया। खैर मैंने कहा मुझे भेजें तस्वीर, उसने इंस्टाग्राम पे तस्वीर भेजी, मैंने कहा आपने मुझे बताया इसको यूज़ कर, मैंने ऐसे किया, फिर मैंने रगड़ के मुंह साफ किया। लेकिन आप देखें कि उसने रगड़ के कहा ना वॉइस नोट में, मैंने कहा बेटे रगड़ने को तो मैंने कभी भी नहीं कहा, कोई भी चीज आपने फेस पे करनी है, बॉडी पे करनी है तो स्किन तो बड़ी सेंसिटिव होती है, बल्कि हम आपने कभी हवा भी में बात हाथ करें, चलाना है। एग्जैक्टली, हम कभी भी बात करें, मैं बात कर रही हूँ, आप ये साथ जरूर बताती हैं कि भाई रगड़ना नहीं है, हाथ हल्के रखने हैं, स्क्रब्स जो हैं वो इस तरह से यूज करो। तो भाई आप क्यों अपनी स्किन को खराब कर रहे हो इस तरह से? अच्छा, मैं ऐसे लोगों के लिए कहती हूँ कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करना तो आप यूज ही मत करो। उसमें ये एटलीस्ट आप अगर स्किन को बेहतर नहीं कर रहे तो आप उसको हार्श भी नहीं करोगे। बिल्कुल। और कुछ नहीं कर सकते तो सिंपल थोड़ी सी दही या थोड़ा सा दूध आप एक स्प्रे बॉटल में डालें, उसको सिंपल स्प्रे कर लें, दैट्स इट। और कुछ ना करें, क्योंकि दूध भी आपको एक बड़ा अच्छा लैक्टिक एसिड होता है उसमें, तो वो बहुत इजी हो जाता है। जैसे आपने कहा कि ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा लोगों की होती है, तो आप थोड़ा सा रोज़ वाटर, थोड़ा सा ग्लिसरीन और 1-2 कतरे लीमू के डाल के उसको एक स्प्रे बॉटल अच्छी सी रख लें, उसको फ्रिज में रखें, सुबह दोपहर शाम उसको मुंह पे स्प्रे करते रहो, तो एक बड़ा एक इफेक्ट ये आता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती। दूसरा, लोगों की स्किन ड्राई इसलिए भी होती है क्योंकि वो क्या करते हैं कि दिन में 10-10, 20-20 दफ़ा फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर रहे होते हैं। असल में गर्मी इतनी है ना, बार बार बंदा फेस वॉश करता है और ये नहीं हम रियलाइज़ करते कि जब हम बार बार अपने फेस को वॉश करते हैं तो स्किन जो ऑलरेडी ड्राई होती है मज़ीद ड्राई हो जाती है। और प्लीज़ ऑयली स्किन वाले लोगों को मैं एक वार्निंग दे दूं, अगर आप बार बार अपनी स्किन के ग्लैंड्स को तंग करेंगे, सेबेशियस ग्लैंड्स को, तो वो और ऑयल प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए तो एक दफ़ा मुंह साफ धो लेते हैं साबुन से, उसके 15 मिनट बाद अंदर ही आप बैठे हुए मुंह पे ऑयल आ गए, फिर आपने धोया फिर ऑयल आ गया, आपके ग्लैंड्स को लगता है कि आपके अंदर तेल की स्किन में कमी है तो वो और बनाना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है। और ड्राई स्किन वाले के लिए तो वैसे ही मौत है बार बार साबुन से मुंह धोना। और अगर कर रहे हैं तो प्लीज मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन जो है वो जितनी सख्त गर्मी है, देखो जरूर। सिंपल बात है, दिन में 2 दफ़ा से ज़्यादा आपको फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। रात को अच्छे से मुंह साफ करके क्लेंस करके सोएं।
ताकि आपकी स्किन को ब्रीथ करने का मौका मिले। सुबह भी अगर आपने फेस वॉश करना है तो आप पानी के छिट्टे मार के वॉश कर सकते हैं। यस, मसला तब आता है जब आप बार बार साबुन और केमिकल वाली चीज़ मुंह पे लगाते हैं। फेस वॉशेस भी अगर नेचुरल और ऑर्गेनिक की तरफ जाएं तो बेहतर है। ऑफ कोर्स नेचुरल जैसी चीज़ तो दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। वो असल में साबुन रगड़ते हैं ना मुंह पे तो वो झाग बन जाती है, तो हर बंदा बड़ा कहता है कि यार अब मुंह साफ हो गया। 5 मिनट बाद या तो पापड़ की तरह सख्त हो जाता है मुंह या फिर और तेल निकल आता है। सेम इज द केस विद द शैम्पूज। जब हम नेचुरल शैम्पूज की तरफ जाते हैं तो वो उसकी एक झाग नहीं बन रही होती जो हमने बचपन से एक वो बनाई हुई होती है, तो मज़ा नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर आप उसको नेचुरल चीज़ों की तरफ, सिलिकॉन फ्री शैम्पूज की तरफ आ रहे हो, तो आप ये देखो कि आपके बाल डैमेज होने से कितने ज़्यादा बच रहे हैं। हम अक्सर बात करते हैं स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग की, कि गर्मी उसकी हीट से ख़राब होते हैं बाल, तो बाहर जो गर्मी है वो भी तो आपके बालों को ख़राब कर रही है। तो ऑफ कोर्स एक लीव ऑन सीरम एलोवेरा से बेहतरीन कोई भी नहीं हो सकता। आप उसको बालों पे सिंपल लगाएं और आप बाहर यू आर गुड टू गो, आप निकल सकते हो, आराम से जा सकते हो। जैसे लीमू और पुदीना पे हमने बात की है, तो लीमू और पुदीना जो है वो आपके इंटरनल सिस्टम को इतनी हद तक बेहतर कर देते हैं कि आपके चाहे पिंपल्स हैं स्किन पे, और प्लीज़ जिसके स्किन पे पिंपल्स और एक्नी एक्टिव है वो फेस पर लीमू का इस्तेमाल मत करें, बिल्कुल ना करें। उनकी स्किन पे टी ट्री ऑयल लगेगा और वो भी एक सर्टेन तरीके से। हाँ, क्या करते हैं लोग, पूरा का पूरा एक टी ट्री ऑयल का कतरा लेके मुंह पे लगा देते हैं, मुंह सड़ना शुरू हो जाता है। वो भी इस्तेमाल करने का एक तरीका है। यस ऑफ कोर्स। बेसिकली कोई भी चीज़ सही तरीके से इस्तेमाल करो तो उसके फ़ायदे हैं, बुरी तरीके से इस्तेमाल करोगे तो उसके नुकसान हैं। सो वन जस्ट हैज़ टू बी सेंसिबल। यस दैट्स ट्रू। यहाँ पे इस गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं। ठीक, हम इस गुफ्तगू को यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। अब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ज़ैनब भी मेरे साथ होंगी, मैं भी आपके साथ होंगी और हमारे गेस्ट भी हमारे साथ होंगे, जिनसे हम डिस्कशन करेंगे। आजकल पहले तो ये होता था ना कि लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते कैसे ढूंढें, मैं इसकी तरफ जा ही नहीं रही। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आजकल इतनी ज़्यादा गर्ल्स क्यों सिंगल हैं। कुछ ऑब्वियसली कुछ रिश्ते के भी मामलात हैं, कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं। प्रॉब्लम क्या है और यंग लोग शादी की तरफ आ क्यों नहीं रहे, स्पेशली गर्ल्स। अब तो वो वाला भी सिलसिला है कि हमने अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढा लेकिन बच्चियाँ आजकल शादी नहीं करना चाहती। इट्स सच अ स्ट्रेंज थिंग जो मैं सुन रही हूँ। अव्वल तो अपनी पसंद से बंदा शादी कर ले तो बेस्ट है, ईजी फॉर एवरीवन। बट मसला क्या है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमने पूरा पैनल बिठाया है। आज हमने 2 लड़कियां और 2 लड़के बिठाए हैं। मैं सबकी राय जानना चाहती हूँ, लेकिन जो लोग बैठे हैं उनको बिठाने का एक पर्पस है कि क्या ये नफसियाती प्रॉब्लम है, क्या जनरली लोग खरदिमाग हो गए हैं, या फिर जो लोग मैरिज ब्यूरोज वगैरह चला रहे हैं लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, क्या वो हमें कोई इसका जवाब देंगे। आइए जानते हैं। ऑफकोर्स ज़ैनब गोंदल तो हमारे साथ हैं ही, क्योंकि एक जो इसकी बात मुझे बड़ी देर से चुभ रही थी। जब भी मैं कहती हूँ कि ज़ैनब शादी का क्या प्लान है यार, मंगनी हुई है, तो मुझे कहती है आप भी मुझे अपने करियर पे फोकस करने दें, जब घर वाले कहेंगे तब कर लूँगी, मैंने नहीं पुश करना। बच्ची क्यों नहीं पुश कर रही, ये एक मेजर क्वेश्चन है और ये हम अंडरस्टैंड करेंगे आपका पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज आई नो यू आर हैप्पीली एंगेज, यू लव योर इन लॉज। पिछले दिनों ईद पे कोई तोहफे आए तो मेरे बच्चे ने मुझे भी वीडियोज़ बना के भेजी, हम सबको भेजी कि देखो मेरी मदर इन लॉ ने कितना लाड। तो जब हर चीज़ परफेक्ट है, डिले क्यों करती हो, इस पे मैं आऊँ। दैन हमें ज्वाइन किया है ज़ारा अली ने, जो एक कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, यानी कि ऑन ग्राउंड इनके पास लोग आते हैं क्लिनिक में और इनसे अपने मसले डिस्कस करते हैं। तो इनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप तो खुद छोटी सी गर्ल हैं, आप क्या मुझे बताएंगी, लेकिन चले मैं आपसे जान लूँगी। असल में मेरी उम्र ज़्यादा हो गई ना, मसला ये, अब सारी मुझसे से छोटे लगते हैं। एक जो मुझे अपने से छोटा नहीं लगता, जो मेरी बरादरी का है, वो है अहमद फवाद, जो बहुत ही प्यारे भाई हैं मेरे और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट हैं। शुरू तो किया कहीं मोटिवेशनल स्पीकिंग वगैरह से, अब तो माशाल्लाह कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट लेवल पे ही बहुत सी ट्रेनिंग्स देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? दिल खुश हो गया अपने भाई को इतनी देर बाद। थैंक यू सो वेरी मच। और मेरा दिल खुश हुआ आपको देखने के अलावा, आपने लड़का कहा था शुरू में कि 2 लड़के भी हमने बुलाए हैं। आई एम सो वेरी हैप्पी ऑन दिस। आई कैन लिव माय होल लाइफ। इतना भी मैं मान लेती हूँ कि साथ आपके जो बैठा है वो लड़का ही है। आप और मैं मुख्तलिफ कैटेगरी में, लेकिन दिल को खुश करने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है। Exactly. तो बात यह है कि आप भी खुश हो जाएंगे और मैं भी कुछ अपने आप को खुश कर लूँगी। जी, तो ये मैंने अपने आप को सेव किया है। अच्छा, अब बढ़ते हैं अरमान काज़मी की तरफ। तो अरमान काज़मी जो है एंटरप्रेन्योर तो हैं ही हैं, लेकिन बेसिकली ये मैच मेकर हैं और रिश्ते करवाते हैं।
और इन्होंने एक इदारा फॉर्म किया जिसके थ्रू ये इन्होंने बहुत से लोगों के सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिश्ते भी करवाए, जहाँ रिश्ते मिल नहीं रहे थे या रिश्तों में इस किस्म के मसाइल आ रहे थे कि डिमांड्स इतनी की जा रही थी। एक तो ये भी बड़ा मसला है ना व्यूअर्स, इतनी बड़ी डिमांड्स। अच्छा, लड़की वाले करें या ना करें डिमांड्स, लड़कों की इतनी डिमांडें बढ़ गई हैं कि भाई या तो आपको खुद को सुरखाब के पर लगे हुए ना तो बंदा कहे कि ठीक है, लड़का बेसिक बीए पास भी नहीं है लेकिन चाहिए हमें लड़की जो डॉक्टर है, सीएसएस किया हुआ है, इंजीनियर है, ये है वो। मैं क्या बोल रही हूँ, अरमान हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरमान, क्या मसला है? सिर्फ मुझे ये बता दो मसला क्या है। मसाइल जो है, पहले रिश्ते ज्यादा आ रहे होते थे और बच्चियों को बार बार ना करनी पड़ती थी, जानने वाले रिश्तेदार नाराज हो जाते थे, लड़की वालों के घर वाले कहते थे कि भाई माशाल्लाह इतने अच्छे रिश्ते आए हुए हैं, अब हमने इसमें से सिलेक्शन करनी है। लो जी, अब तो कोई पूछता ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम असल में जो है ना, मेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी है वो एक जनरेशन गैप है। वो ये है ख़ास तौर पर पाकिस्तान में कि अगर आप 20 साल पीछे चले जाएं, बहुत सारे मामला जो नहीं थे जो आजकल हैं। तब रिश्ते करवाने का जो काम था लोगों का वो बहुत मुख्तलिफ था। लोग रिश्ते जो करते थे वो बहुत अलग तरीके से करते थे। भाई उस ज़माने में भले लोग ढूंढे जाते थे। लोगों की मेंटालिटी भी और तरह की थी, लोगों का मिजाज और तरह का था, वो काफ़ी हद तक बदल चुका है। और उसके अलावा जो मुख्तसर ये है कि अभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अब तो बन गया अरमान। हाँ जी, ये भी है, कारोबार बन चुका हुआ है इसमें, ये भी ऐसा भी है। दूसरा जो लेट मैरिज केसेस जो हो रहे हैं ना, ख़ास तौर पर लड़कियों के, उसमें ये होता है कि अब तालीम जो लड़कियाँ हासिल करती हैं, कोई भी लड़की पढ़ती है वो जो है उसकी उम्र 25, 26, 27 साल तक वैसी हो रहती है। अब जब लड़की तालीम हासिल करती है वो कहती है मैंने अपना करियर डेवलप करना है आगे, मैं चाहती हूँ को अगर मैं डॉक्टर बनी हूँ, इंजीनियर बनी हूँ तो उसको मैं आगे यूटिलाइज़ करूँ। तो वो मज़ीद 2, 3, 4 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। तो फिर अगर एक लड़की की उम्र 20, 21 साल है ना, तो उसके लिए 22, 24, 26, 28, 30 साल तक के लड़कों की ऑप्शन होती है। अब जब लड़की ही 30 साल की हो जाती है ना, तो पहले 10 साल की ऑप्शन ख़त्म हो जाती हैं उसके लिए, तो उसको फिर शादी करने में प्रॉब्लम होती है। फिर एक दूसरा मसला ये भी होता है कि जब वो पैसे कमाने लगती हैं लड़कियाँ ख़ास तौर पे, तो वो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट बीच में आ जाता है मर्द औरत में। वो कहती है जी अगर मैं, क्योंकि लड़कियाँ जब करियर ओरिएंटेड होती हैं वो लड़कों से ज़्यादा पैसे कमाना शुरू हो जाती हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। तो वो फिर कहती हैं अगर मैं 2 लाख कमाती हूँ तो मेरा हस्बैंड 4 लाख कमाता हो। लेकिन अरमान बेटा मुझे एक बात बताओ, जी, ये उस लड़के का प्रॉब्लम है या उस लड़की का? दोनों तरफ होता है ये नहीं, बात। मसला तो लड़के का है ना, लड़के का लड़की और लड़के के खानदान का है। अब मैं भी काम करती हूँ, मैं बड़ी ब्लंटली आपको बता रही हूँ, जब मेरी और मेरे हस्बैंड की शादी हुई थी मैं फैसल से डबल कमाती थी। हाँ जी, बिल्कुल। आज मेरा मियाँ मेरे से 3 गुना ज़्यादा कमाता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको मजीद और कामयाबी से नवाजे। लेकिन एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए मेरे मियाँ ने मुझे ये महसूस कराया हो कि मैं उनको किसी कॉम्प्लेक्स में डाल रही हूँ। देखिए, हर करियर की अपनी एक ट्रेजेक्ट्री होती है। ज्यादती तो ये है ना कि अहमद आप देखो कि मतलब ये कोई तरीका है कि मतलब एक लड़की अगर लड़के से ज्यादा कामयाब नहीं, अगर वो पैसे ज्यादा कमा रही है तो आप उसको इस चीज पे भी इंसल्ट कर रहे हो और वो भी आपके लिए प्रॉब्लम बन रही है। काम करे तो बुरे, ना करे तो बुरे, दोनों चीजें साथ लेके चले तो हमसे कोई बुरा हो ही नहीं सकता। फिर बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे रुल गए और देखो कामनू भी नहीं तवज्जो देती, हम किस दीवार में जाके सिर मारे। और मान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ये पिटने बड़ी दफा सुन चुके हैं। जी, ये ओपिनियन, आपका ओपिनियन। जी जुगन, मेरा ख्याल है ये वैसे एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है। मैं अभी एक थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, दुनिया भर में पिछले सिर्फ 25 साल पहले का अगर देखें ना, तो तब थी लेट टीन में शादियां एक इंट्रोड्यूस होती थी दुनिया भर में। अब वो जो बढ़ते बढ़ते आ चुकी है वर्ल्ड वाइड, 28 गर्ल्स की एवरेज एज है और 30 मर्द की एवरेज एज है, जिसके ऊपर मैंने पढ़ के जब बड़ा नहीं, बट कितनी इरिटेटिंग बात है अहमद कि कहा जाता है कि हर लड़की 28-30 की हो गई, लेट मैरिज। हाँ। अच्छा, लड़का 35 का भी हो जाए जी, तो वो छोकरा ही है। हाँ, छोकरा ही है। ये दैट्स द प्रॉब्लम। मुझे इसमें जो मेजर चीज़ लगती है, हमने जुगन जो फैमिली सेटअप है ना हमारे यहाँ पे, हमने वो उस बेटे को जो एक जिसको मदर्स चाइल्ड कहते हैं ना, मामाज बेबी, वो बना के रखा और वो इंडिपेंडेंट होकर एक पूरा घर ओन करने की कैपेसिटी में नहीं डेवलप किया उसको 30-35 साल की उम्र तक। दैट इज़ वाई वो छोकरा और चुन्ना मुन्ना सा बना रहता है। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर पेरेंट्स ज़रा सी इंडिपेंडेंस दें बच्चे को कि भाई साहब जब घर आपकी शादी होती है तो आप ओनर ऑफ़ द हाउस हैं, और उस लड़की को भी आप पूरा एक एहसास दिलाएं कि यू आर द वीमेन ऑफ़ द हाउस, यू आर द मलिका ऑफ़ द हाउस।
तो अगर उसके पास ये वाली एसोसिएशन नहीं है, जैसे आपने अभी बॉस बताया, मलिका और मुलाजमा में बड़ा कम डिफरेंस रह गया है। जी। शादी करनी है डॉक्टर इंजीनियर से, उसे घर लेके आना है और फिर उसे घर में झाड़ू पोछे करवाने और टाकियां लगवानी है। क्योंकि जबकि वहाँ- अगर वो जॉब करे तो वो अपने इन्हीं कामों के लिए 5 लोग रख भी सकती है और अपने घर के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, सही लेकिन हमने टाकी अपनी बहू से ही मरवानी है। जी, दैट्स द प्रॉब्लम। इसीलिए ये वाली जो डिलेज हैं, जब एक वर्किंग लेडी है उसको अपना अंदाज़ा हो जाता है ना कि आई कैन अर्न वेल, मुझे शूटिंग बूटिंग आती है, मुझे पता है मेरा एक वैल्यू है अपने घर में भी और बाहर भी, तो फिर उसको होता है कि वाई शुड आई डू इट। तो मर्दों को भी ये सोच चेंज करने की ज़रूरत है मेरा ख्याल है। ग्लोबल वक्त के साथ। फिनोमेना भी आ गया, एक रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात आ गई, नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से मैम आपकी क्या इनपुट है? एंड देन बीइंग अ यंग वुमन योरसेल्फ आल्सो, क्योंकि आप दोनों का एज वुमेन भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू चाहती हूँ। बेसिकली जुगन, अगर हम अपने सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो मेन हमारे पास आ रहा है, एक गर्ल्स हमारी करियर ओरिएंटेड है, वो उनको ये होता है कि हम लोगों ने अब स्टडी की है तो अब हमने आगे फर्दर जो है अपने करियर को भी जो है ऑन करना है। और हमारे जो हमारी सोसाइटी है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, जिसकी वजह से लेट मैरिजेस जो हैं वो हमारी सोसाइटी में होना स्टार्ट हो चुकी हैं। सेकेंड फैक्टर जो हमारा लेट मैरिजेस का है वो ये है कि हमारी डिमांड्स, सोसाइटी की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। अब हमारे पास जो बेसिकली अगर गर्ल्स आती हैं जिनके इम्पैक्ट हो रहा है लेट मैरिजेस की वजह से, क्या डिमांड्स हैं? लड़की लंबी बहुत है, भाई हम इसके साथ नहीं कर सकते, लड़की का छोटा, टांगे काट दें। उसका छोटा होना, मोटी बहुत है, बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बाय द वे जो मुझे हंसी आती है, लड़का यस 150 किलो का होगा लेकिन बीवी चाहिए बिल्कुल बारीक सी। बिल्कुल। और फिर डिमांड एक ये आती है कि लड़की चाहिए हमें 25 साल की, वो डॉक्टर भी हो, कमाती भी हो, घर भी संभाल सके। अब आप खुद सोचें कि एक 25 साल की लड़की, वो आप कैसे उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी जो MBBS की डिग्री है वो कंप्लीट हो चुकी हो और वो आगे से पढ़ भी रही है और कमा भी रही है और फिर आपको लाकर भी सारा दे। मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही कि मैं किस तरह बैलेंस, मुझे अक्सर लोग कहते हैं ना आप इतनी प्रोफेशनल, आप बैलेंस कैसे ढूंढती है? मैं कहती हूँ मैं नहीं ढूंढती, एक तरफ बैलेंस से एक चीज़ आती है तो दूसरी चीज़ पुठी हो जाती है। ऐसा ही तो है। मतलब आप एक 25 साल की बच्ची से कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमारी सोसाइटी में बेसिकली ये एक्सपेक्टेशन है कि आपकी जो गर्ल की एज है, जो लड़की की उम्र है, वो 25 साल की हो और वो कमा भी रही है, पढ़ी लिखी भी है, डॉक्टर भी है। और अगर वो 25 साल क्रॉस कर जाती है तो वो फिर उसके रिश्ते जो हैं वो आना बंद हो जाते हैं। अच्छा, मैं जो है ना अपनी बात करने से पहले ना मैं इधर इनकी बात पे कंटिन्यू करना चाहूँगी। इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो बच्ची या बच्चा है हम उसको इस काबिल नहीं बनाते कि वो खुद स्टैंड ले सके या खुद शादी की तरफ जा सके। बेसिक मसला ही यहाँ पे ट्रिगर होता अपने है। बेटे के लिए बीवी नहीं ढूंढ रहे होते, हम मामा caretaker पार्ट 2 ढूंढ रहे होते हैं। Exactly. लेकिन पार्ट 2 मामा जो ओरिजिनल मामा के हर नक्शे हर उस पे डिमांड पे नाचे। जी जी, एग्जैक्टली। बेसिक मसला ही यहाँ पर आ रहा है, जो मुझे फील होता है वो ये है कि हस्बैंड और वाइफ की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। वो दोनों एक दूसरे के काम करने से या एक दूसरे की आई गेस फाइनेंशियल कंडीशन से बिल्कुल परफेक्टली अग्री कर रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते। प्रॉब्लम वहाँ आता है जहाँ जब कोई तीसरा बंदा आता है, जंप इन करता है और वो आकर ये बताता है कि नहीं जी ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, या ये काम इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर हमारे पाकिस्तान में किसी भी कपल का बच्चा नहीं हो रहा तो कपल को प्रॉब्लम नहीं होती, सोसाइटी को प्रॉब्लम होती है। कोई बीवी सुबह उठकर अपने हस्बैंड का काम कर कर, घर का पूरा काम कर कर अपना करियर पे फोकस करने के लिए भी कहीं जा रही होती है तो हस्बैंड एंड वाइफ आर फाइन, लेकिन प्रॉब्लम सोसाइटी को हो रही थी, हाँ तेरी बीवी सुबह जाती शाम को आती है तो घर के काम कैसे होते हैं, बच्चों को कौन संभालता है, तेरे बच्चे कौन संभालता है? एग्जैक्टली, बच्चे तो कम वाली रखी हुई है अपने बच्चे दैट्स संभालने राइट। में। हम This is लोगों the- का सोसाइटी का प्रेशर जो है बहुत ज्यादा। अब ये क्यों कह रही हैं? क्योंकि इनके पास लड़कियां आके पिटती हैं। एग्जैक्टली। अब जैसे जो मैं कहाँ जाऊँ, जो इन्होंने बात की बॉडी शेमिंग की, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास इतनी लड़कियां होती हैं जो शादी से पहले भी और शादी के बाद भी आती हैं, जो आके बताती हैं कि जी मेरे हस्बैंड का एक पैरामीटर है और मुझे उसमें फिट आना है। हम नहीं आ सकते उसमें। क्योंकि देखिए न्यूट्रिशनिस्ट इतनी लड़कियां, अब अरमान देखिए मुझे ये अनफेयर बात नहीं है, आप खुद भी एक मर्द हैं, मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था कि आप कोई तो किसी मैरिज ब्यूरो को रिप्रेजेंट करने वाला कोई तो बंदा है। देखो आप लोग करा देते हो शादियां ये कह के
कि जी एक बैलेंस में आ जाएगी चीज़, बाद में भी तो लोग बात से मुकर जाते हैं। इन्होंने अभी जो एक बात की है ना, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, वो मामला है शादी के बाद का। मैं वही तो कह रही हूँ। वो ये बात बिल्कुल ठीक है कि मियाँ बीवी की लाइफ में किसी तीसरे बंदे को आने का काम नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता। और बीवी को भी चाहिए कि अपने खामिद की बात किसी को ना बताए। अगर उनका आपस में कोई मामला ख़राब भी है, किसी ने डिस्कस ही ना करें, खुद इसको सॉर्ट आउट करें। जब तीसरे लोग आते हैं वाकई ही में लड़ाई होती है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। जब कोरोना वायरस का लॉकडाउन खुला था ना, मेरे पास एक लड़की ऑफिस आई, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। वो रोई मेरे पास आके, और ये उस लड़की के अल्फाज में बता रहा हूँ कि उसने मुझे बताया कि मेरी तलाक करवाने में मेरी माँ का और मेरी सास का हाथ है। मेरे खामिद बहुत अच्छे थे, अब हमारी तलाक हो चुकी हुई है। और बाय द वे ये एक वैलिड बात है, ये सच है। सिर्फ सास का रोल नहीं होता, दोनों सासों का दोनों रोल होता औरतों है। को- माँ भी तो पुट्ठी मत ओनू जाके है के ओनू कह मैं नहीं कर दी, चल आ जा तू घर, फिर ਅਸੀਂ देख लेंगे। एक वक्त था देखो घर वाले बसाने की भी कोशिश करते थे। देखे मर्द हाथ उठाता है, गाली गलोच करता है, एक लिमिट से बाहर होता है, लड़की 100 बिस्मिल्लाह अपनी अम्मी अब्बा के घर जाए। लेकिन हर आर्ग्यूमेंट, हर झगड़े पे कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन मैदान छोड़ के नहीं भागता। लेकिन मान वही तो बात है, हर 3 मिनट के बाद पहला साल तो आधा वक्त तो लड़की अपनी माँ के घर में गुजारती है। हाँ जी। फिर फूटनी पड़ेगी तो क्या होगा? दूसरा ये भी देखें कि जब रिश्ता जब होता है ना किसी का भी, अब एक लड़का जो है 10-15 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, उसकी भी एक सोच होती है कि जब मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, तो मेरी बीवी क्यों काम करे बाहर जाके। वो भी एक अच्छे सोच से बात कर रहा होता है। ये भी बाज़ औक़ात लड़कियों को सोचना चाहिए, जब मेरे हस्बैंड अच्छे पैसे कमा रहे हैं तो मैं कोई ऐसा काम कर सकती हूँ जो मैं फ्रीलांसर के तौर पे घर काम कर सकती हूँ। हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी चलना चाहिए। तो ये भी लड़कों का एक लेकिन ये पॉइंट है। बातें रिश्ते से पहले हाँ डिसाइड जी, हाँ जी, होनी पहले चाहिए। डिसाइड करने की अरमान, बात मैं होता कर रहा पता है क्या है, डॉक्टर नाल शादी करनी है, डॉक्टर नाल शादी करनी है। आपको ये बात तो नहीं पूछेगा ना घर वाला कि अगर आपने हमारी बेटी से अब पूछते हैं, पहले नहीं पूछते थे कि अगर डॉक्टर से शादी करानी है तो ठीक है, अंडरस्टूड बात है कि अगर डॉक्टर से शादी कराना चाह रहे हैं तो वो काम तो करेगी। हाँ, करेगी। शादी करके वो घर आ जाती है, उसके बाद कहते हैं पुत्र अभी जरा फैमिली पुंगली देखे। अगर डॉक्टर 5 साल 6 साल के लिए ना अपनी डॉक्टरी प्रैक्टिस करे, उसका करियर जीरो हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। फिर नए सिरे से आपको शुरू करना पड़ता है, तो इतने सालों की मेहनत भी तो गर्क हो जाती है। और हमारी सोसाइटी में, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, 70% जो वुमेन हैं जो MBBS करके घर बैठी हुई हैं और उनका जो करियर है वो ख़त्म हो चुका है। जी अरमान। मेरे पास तो जितने लोग मुझे अप्रोच करते हैं, ख़ासतौर पे डॉक्टर्स या कोई सही प्रोफेशनल डिग्री होल्डर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो काम कर रहे होते हैं। मैं तो उनको खुद कहता हूँ आप काम करें, वो लड़कियां भी और लड़के भी। और यार, आजकल जिस तरह जो मामलात लड़के हैं। डॉक्टर्स हैं ना, वो चाहते हैं कि हमारी बीवी अगर डॉक्टर है तो वो काम करें, वो मना नहीं करते। कुछ स्पेसिफिक वो लोग हैं कि जो जिस तरह कोई लड़का बिजनेस कर रहा है, वो नहीं चाहता कि मेरी, क्योंकि मैं खुद इतने पैसे कमा रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है मेरी वाइफ काम करे। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसमें, तो सब फिर वही सेम वाली नहीं बात है ना, उसी हिसाब से फिर व्यूअर्स रिश्ते देखें। और अगर एक सिंपल बात है, एक लड़की ने अपना मास्टर्स किया हुआ है और वो सोच रही है मैं PhD भी करूंगी, तो लॉजिकल बात है वो घर बैठ के नहीं सेटिस्फाइड होएगी, बिल्कुल ऐसी क्योंकि है। उसको आदत है मेंटल स्टिमुलेशन की। उसको आप घर में बंद कर देते तो वही बात है कि चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दो। बिल्कुल ऐसी है। जी इसमें जुगन मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा, अगर हम कॉर्पोरेट अपनी साइड की बात करें ना, कॉर्पोरेट वीमेन की अगर मैं बात करूँ, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा जिम्मेदारी हम मर्दों की है। उनको समझना चाहिए कि कॉर्पोरेट वीमेन की का लाइफस्टाइल डिफरेंट है और उसको अंडरस्टैंड करना है। आप देखें, मैं बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, जैसे आपने बात की वर्किंग लेडी की, माई वाइफ इज़ अ वर्किंग वीमेन। माशाल्लाह। तो अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि मैं 9 to 6 काम करके आऊँगा और वो भी 9 to 6 काम करेगी और आके फिर खाना पकाएगी, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है, क्योंकि सास वगैरह की तरफ से सारा कुछ है, और चूँकि मैं मर्द हूँ तो मुझे आके बैठ जाना है और उसी ने ही सब कुछ करना है, और उसमें मैं उसको रिलैक्स करने के लिए कुछ भी कुशन नहीं दे रहा, तो फिर तो वो जो चुराही की हंडिया वो फूटेगी। भाई रन मुरीद कह देते हैं ना, अगर मियाँ साथ में बीवी की हेल्प करे एग्जैक्टली तो उसमें अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ करना चाहते हैं मिल के, तो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि एक वर्किंग वीमेन का लाइफस्टाइल एक वर्किंग मैन के जैसा ही है, उसी तरह की रोड्स हैं, वही जगह है, वही सारा इवैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, उसी तरह का स्ट्रेस है। तो अगर उसको डबल स्ट्रेस किसी भी तरह से सोसाइटी की तरफ से आ रहा है, क्योंकि हम जनरेशन में ना एक ट्रांजिशनल लेवल पे है ना, मदर्स थी जो अगर वर्किंग थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, रिज़ाइन कर दिया और घर पे रहे। आगे जो फ्यूचर आ रहा है वो है वर्किंग वीमेन का ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, तो हम ट्रांजिशनल फेज में भाई, हैं, तो इन obviously- खवातीन पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। भाई लॉजिकल बात है जी। अगर 50%, वैसे जी। तो 52% या 51% नंबर है, यानी कि 2% तो कम से कम औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है इस मुल्क में। जी 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 बिल्कुल। ऊपर से जब आप सारों को घर बिठा देंगे जी या
50% से भी ज़्यादा औरतों को घर पे बिठा देंगे तो एक बहुत बड़ी तादाद जी ऐसे लोगों की आपके मुल्क में होगी जो काम नहीं करे, इकॉनमी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। एग्जैक्टली फिर अनलेस 10 लाख 15 लाख कमाने वाला मियाँ है, आप फंस जाते हैं। जी जी दारा। जुगन, बेसिकली जो हमारे यहाँ पर ना इस टाइम पे जैसे आपने कहा कि ये पहले बात होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि लड़का लड़की की पहले से बात नहीं करवाई जाती। ये बहुत बड़ा मेन पॉइंट होता है कि भाई आप अगर अरेंज मैरिज है तो उन दोनों की आपस में बात नहीं करवाई जा रही होती है। उन लोगों की जो भी शादी के बाद को लेकर जो भी प्लानिंग्स हैं वो डिस्कशंस नहीं हो रही होती। ये पहले डिस्कशंस होनी चाहिए। अगर करियर ओरिएंटेड वुमेन है तो वो अपने होने वाले पार्टनर को ये बात डिटेल में बताए दैट कि मैं एक करियर ओरिएंटेड हूँ और मैं बाद में इस तरह से काम करना चाहती हूँ। क्योंकि ये भी तो होता है ना अरमान के घर वाले आके बात कर जाते हैं और बिल्कुल। कहते हैं कि फिर कुछ नहीं, आपने अगर कहा कि भाई बच्ची काम करेगी शादी के बाद के नहीं, आपने तो पूरी लेनी होती है ना बायोडेटा। अब उन्होंने कहा कि नहीं कि वो खैर नहीं असी काम छुड़ा देंगे। अच्छा, घर वालों ने गारंटी दे दी, बिल्कुल। अब अपने ही घर वालों ने ज्यादती की, जी। बच्ची को नहीं पता, बट बात तो डन हो गई। बिल्कुल ऐसा ही और हो रहा हर होता बच्ची है। इतनी ओपन नहीं होती और हर लड़का इतना ओपन नहीं होता। एक शाइनेस एलिमेंट भी होती है कि खुल के हर बात कर ले। जब तक शादी होती है बाद में वो कहते हैं, सास कह रही कि जी हमने तो यही बात की थी कि बच्ची नहीं काम करे। अव्वल तो मुझे ये चीज बड़ी बॉदर करती है कि कोई क्यों डिसाइड करेगा कि मैं काम करूंगी कि नहीं। Exactly. मेरी जिंदगी के फैसले कोई और क्यों कर रहा है? बिल्कुल ऐसी है इट्स नॉट ओके। ये यहाँ और पे ये मैं- बहुत बड़ा प्रेशर होता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करूँ कि जब भी किसी का रिश्ता होता है ना, मसला क्या होता है कि लड़का लड़की की आपस में बात नहीं करवाई रहती। ये बिल्कुल सही बात है। लड़की वाले क्या कहते हैं, नहीं लड़का साथ मत आए, ये वो बहुत गलत बात है। ये आपको उनको एक दूसरे को दिखाना भी चाहिए, उनसे बात भी करवानी चाहिए। और कभी भी किधर भी आप कभी रिश्ता के लिए कोई फैमिली कहीं जाती है, ना तो खाला को लेके जाएं साथ, ना भाभीयों को लेके जाएं, ना नंदों को लेके जाएं। सिर्फ इवन कि मैं कहता हूँ अपनी बहनों को भी ना भेजें आप अपने पेरेंट्स को भेजें अगर वो हयात हैं तो, और साथ खुद जाएं। उसकी वजह क्या होती है कि जब वो फैमिली के बाकी लोग जाते हैं ना, वो अपने हिसाब से देख रहे होते हैं कि सामने किसको देखना है। और अच्छे भले दिमाग का हाँ जी। रिश्ता लेके आए, बात डन हो गई, घर आके फुफी ने कहा आए हाय होती ते नक तेड़ी है। हाँ, वो जो बताएंगे उसको ਉਹਨੂੰ मानना ਵੇਖਾ ਸੀ पड़ेगा। ਐਨੀ कॉन्फिडेंट कुड़ी ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ऐसी। मर्जी। ये तमाशे नहीं खत्म होते। एक तो वो लड़का जाता नहीं है, फिर जो लोग जाते हैं वो उसको जो बताएंगे वो जाके यकीन कर लेगा कि वो ऐसा ही करेंगे। तो लड़के को भेजना चाहिए, उनकी बात भी करवानी चाहिए ताकि उनको पता हो हम क्या करने जा रहे हैं। ज़िंदगी तो उन्होंने गुजारनी है। फिर वो फैसला कोई और लोग करते हैं, शादी किसी और की हो रही होती है, नाज कोई और लोग रहे होते हैं, फिर वो जो है सारा मामला ख़राब हो जाता है खराब उनके हो end में। जाता है। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ैनब मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये जो एक हमारे लिए हर फैसला कर लिया जाता है, मेरी जनरेशन में भी था, ज़ारा की जनरेशन में भी है, एंड देन सिंस यू आर द यंगेस्ट वन ऑन आवर पैनल, यू आर इन योर अर्ली 20s, तो बात ये कि आपने भी फेस किया। सो एक्चुअली अपनी कनीज़ फातिमा भी है, उनको भी हमें एज विमेन कॉन्स्टेंटली बताया जाता है कि हमने क्या करना है। और जब हम अपनी राय स्टेट करने के लिए तैयार होते हैं, जब इतनी हमें शऊर आ जाता है, उस वक्त तक हमारी शादियों को 3-3, 4-4, 5-5 साल गुजर चुके होते हैं। उस वक्त ना बंदा इधर का रहता है ना उधर का। तो व्यूअर्स, शादी एक बहुत खूबसूरत अमल है, अल्लाह ताला का पसंदीदा अमल है, और तलाक हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा। हाँ, लेकिन सोच समझ के फैसले करने हैं, और अगर बड़े फैसले कर रहे हैं तो कम से कम बच्चों की राय तो पूछ लो। ब्रेक के बाद इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आजकल क्या लड़कियां शादी करना नहीं चाहती या उनकी शादियां नहीं हो रही, मसला क्या है? वो तो सब कुछ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि द बिगेस्ट इशू इज़ कि अब लड़कियां, ख़वातीन, बच्चियां, सब इवन ओल्डर जनरेशन कहती है बस भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, मुझे ना बताओ कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है। अगर अल्लाह ताला ने दूसरों से हमारी ज़िंदगियां गुजरवानी होती तो फिर हमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी क्यों दी है, एक इंडिपेंडेंट इंसान क्यों हमें बनाया है? जी, विच इज़ सो ट्रू जो आपने बात की है कि एक इंडिपेंडेंट सोल है, जिसका मतलब है कि हर इंसान का अपना फैसला, अपनी राय, हर काम अपना होना चाहिए। लेकिन उसमें थोड़ा सा इशू ये आता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की एक अपनी लाइफ जर्नी है,
अपनी लाइफ स्टोरी है, अपने फुटस्टेप्स हैं और अपने कोई और ख्वाब और उम्मीदें हैं यार। मर्जी होनी चाहिए अपनी। लेकिन ठीक है, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करती, आपके पेरेंट्स आपको पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप उनकी मर्जी के साथ ज़रूर चलें, लेकिन एटलीस्ट आपका और आपके पेरेंट्स का अगर ऐसा बॉन्ड है जिसमें आप शेयर कर सकते हैं चीज़ें, तो एटलीस्ट उनको सब कुछ ज़रूर बताएं। और अगर आपका नहीं था तो अपने बच्चों के साथ ऐसा बॉन्ड ज़रूर बनाइएगा कि आप उनसे शेयर कर सकें, क्योंकि मैंने अपने घर में ये बॉन्ड देखा है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि शायद बहुत कम लोगों का होता होगा। ब्यूटीफुल रिलेशनशिप Exactly. माशाल्लाह। और उससे भी ज़्यादा मुझे अपने पापा को कोई भी बात बताते हुए कि इवन मैंने किसी लड़के को मारा या उसने मुझे कुछ कहा, कुछ भी, बचपन में, अभी नहीं, हाँ बचपन अभी की छोटी जब कुछ होती थी। भी बात, इवन अभी भी कोई भी बात हो रही हो, कोई भी डिस्कशन हो रही हो, मेरा एक पैटर्न सेट किया गया है, वो ये है कि घर एंटर होते ही शुरू होना है और जो सारा दिन किया है सब बता देना। अब देखें ना, इसमें माँ बाप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक बात अरमान मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, एक प्रोफेशनल ओपिनियन, अब मैं प्योरली फ्रॉम अ ब्यूरो पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रही हूँ, मैरिज ब्यूरो हो गया व्हाटएवर, वो कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए जब नहीं भी चलते होंगे मामले कभी कभार तो लोग आपके पास ही आते होंगे ना, तुसी कराया सी, एक तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, हमने तो कराया था, आपने कितना सच बोला, उन्होंने कितना सच बोला, अब हम दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है। माँ भी अपनी औलाद की गारंटी नहीं दे सकती आजकल की दुनिया में स्पेशली। तो वो क्या चीज़ें हैं कि अगर अरेंज मैरिज की तरफ भी जाना है तो किन चीज़ों को क्लियर करके आगे बंदा चले, क्योंकि आपने कामयाब भी होते हुए देखी होंगी चीज़ें और नाकामी भी देखी होगी। जी, पहली चीज़ तो ये है कि जो फैमिली के जो लोग हैं ना करीबी, उनको वहाँ पर भेजें आपस में बात करने के लिए। इर्द गिर्द के लोगों को कि वो खाला फूफियाँ वगैरह ये वो, इनको तो भेजना ये ही तो नहीं माइनस चाहिए, कर दिया। ठीक है। ये बिल्कुल गलत करते हैं जो लोग एक्स्ट्रा लोगों को ले जाते हैं, वो काम ख़राब करते हैं। और लड़का लड़की की बात करवाएं, कुछ दिन उनसे कहें कि आप बात करें कि एक दूसरे के मिजाज को समझें कि क्या हम चल सकते हैं साथ में। दूसरी बात कि आजकल जो तो तलाक की जो मेन वजूहत सामने आ रही है ना, सबसे ज़्यादा मैंने देखी है, ना वो फाइनेंशियल इशू है, ना वो क्या कहते मतलब कोई किसी किस्म का इशू ना, सबसे मेन है बर्दाश्त। लड़का लड़की एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करते ही नहीं, छोटी छोटी बातों से बात ख़राब हो जाती है। और जब वो बातें इर्द गिर्द दाएँ बाएँ लोगों को बताएंगे ना, वो लड़ाई डलवा के साइड पे हो जाएंगे। वही है ना, हल्की सी आग लगी, आपने उसमें मिट्टी का तेल डाला, भड़क। असल बात बर्दाश्त है। इस वक्त मैंने सबसे ज़्यादा केसेस देखे हैं बर्दाश्त के ऊपर, पैसों की वजह से या जहेज़ की वजह से या नौकरी की वजह से, ये मामला बहुत बात के हैं। लड़का लड़की लड़ते हैं, फिर वो लड़की अपने घर वालों को बताएगी, लड़का अपने घर वालों को बताएगा, तो लड़ाई मज़ीद बढ़ती है, काम ख़राब हो जाता है। या फिर औरतों की लड़ाई होती है घरों में, फीमेल्स की। अगर लड़की जॉब करती है तो वो जो और घरेलू औरतें हैं वो उसको क्रिटिसाइज़ करती हैं, वो चिढ़ती है कि ये काम पे जा रही है फलाना ये वो, और इसी चीज़ से तो फिर चिढ़ जाती है ना। वर्किंग औरतों का सबसे बड़ा वट क्या है होम मेकर्स के बारे में, कि आप अगर होम मेकर हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल काम है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। भाई 9 से 5 बंदा नौकरी करके घर आता है तो कम से कम घर आप चिल तो कर सकते हैं ना। अगर आप अभी मैरिड नहीं है, मैरिड है तो फिर आपका डबल रेट लगती है, लेकिन अगर आप अनमैरिड है, काम कुम करके घर है, काम तो खत्म हुआ। होम मेकर का तो 24 घंटे काम चलता रहता है, वो तो बेचारी सोते हुए भी ये सोच रही होती है कि अगली हांडी क्या पकानी है, कौन से बिल्स पे करना है, क्या करना है। रहमत भाई, ये भी तो एक बात है कि आजकल कुड़ियाँ, मेरे सामने किसी ने कि कुछ पिछले दिनों कई बात, आजकल तो कुड़ियाँ इन्ना पढ़ गई ने कि काबू ही नहीं आंदियाँ। हम कोई कुत्ता बिल्ला है, हम कोई जानवर हैं कि हम काबू में नहीं आते हैं। मतलब हमारी रूह कब्ज करनी है, क्या करना है, मसला क्या है? हाँ, तो अच्छी बात है ना, काबू में नहीं आती हैं आपके, ये अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं, लेना पर फिर चाह रही इसीलिए हैं। तो लड़की शादी नहीं करना चाहती ना, Exactly. इसी काबू से बचने के लिए। पहले घर में आपने अपना स्टैंड लिया जी। कि खुदा का वास्ते मुझे इंसानों की तरह जिंदगी जीने दें। जी, जी, जी। अब आप फाइनली अपनी किसी पैरों पे खड़े हुए तो घर वालों का हाल, ऐसी तो उम्र निकल रही है, ऐसी तो उम्र निकल रही है, उम्र निकल रही है। एग्जैक्टली। देखिए एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रांजिशनल फेज़, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, हम अगर जनरेशन्स के लिहाज से देखें तो इस वक्त जो शादी की उम्र को पहुँचा है वो मिलेनियल्स हैं मोस्टली। जेन एक्स वगैरह निकल के अब ये मिलेनियल्स हैं जो इस जगह पर है। मिलेनियल्स का वर्ल्ड वाइड लाइफस्टाइल चेंज हो चुका हुआ है। उनको आज यहाँ पर बैठे हुए पता है कि अमेरिका के खातून के राइट्स क्या हैं, उसको वहाँ पर क्या मिल रहा है जो यहाँ पर भी होना चाहिए। तो अगर आप इनको 1960 की टेक्निक के साथ, दादाजान की टेक्निक के साथ संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक काबू करने की, तो फिर यू आर मिस्टेकन। वो नहीं काबू आएगी, आप आउट ऑफ फैमिली निकल जाएंगे। तो आपको अंडरस्टैंड करें, अपनी खातून को जो जस्टिफाइड जगह है वो दें। दूसरी और अहम बात,
आप शादी तब तक फॉर गॉड सेक ना करें जब तक मर्द खुद घर को इंडिपेंडेंट तरीके से चलाने की पोजीशन में नहीं है। अगर वो अपने फैसले ऑन नहीं करता और अभी भी मामाज बेबी है कि अम्मी ने कहा था तो कर लिया, तो अम्मी ने तलाक करवा दी, तो फिर भाई साहब आप रेस से निकल जाएं बाहर। आप उस खातून को जो इंडिपेंडेंट वुमेन है, जो ज़्यादा मैच्योर है, उसके साथ चलने के काबिल नहीं है, तो पहले ही पीछे हट जाएं। सो आई वुड से एज कॉर्पोरेट में जैसे हम देखते हैं इंडिपेंडेंट वीमेन हैं, वो हर तरह की रेस में मर्दों के साथ शामिल हैं, लेकिन घर पे उनसे जो एक्सपेक्टेशन की जाती है वो वही है जो 1960 के वालिदैन से करते थे। तो उनको अपने साथ चलाने की कोशिश करें हाथ पकड़ के, बजाय इसके कि आप या तो उनको तेज़ भगाना शुरू कर दें या खुद भागना शुरू कर दें। ये मैं बात ऐड करूँगा, ये वही बात जो शुरू में मैंने की थी ना, जनरेशन गैप, वो जो अभी आपने भी कही थी, आपकी किसी ने आपको कहा आजकल की कुड़ियां बहुत पढ़ गई हैं तो पढ़िया नहीं जा रही हैं, इन्ना पढ़ गई हैं, इन्ना पढ़ गई हैं कि हुन काबू ही नहीं आती। ये जनरेशन गैप है। गॉड सेक। ये 20-25 साल पहले जो लोगों का मिजाज था, वो जो लोग हैं वो बट देखो ना, नहीं मैच होता उन्हीं की आपस और में। उसी एज ग्रुप की जो अब बच्चे हैं, खवातीन जो जिनके घर में बच्चियां हैं, वो 30-35 के करीब पहुंच गई हैं, बिल्कुल ऐसे। राइट। ये 20-25 साल की मेंटालिटी, अब उनकी बच्चियां बड़ी होकर 30-35 साल की हो गई हैं। मुझे याद है मेरी अम्मी भी हमेशा ये कहती थी कि मतलब मामा ने अलबत्ता, बिकॉज मेरी अम्मी डिवोर्स थी, तो उनको हमेशा से एक ही बात का होता था कि पढ़ना है, पढ़ने पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, फिर आके बात करना शादी वाली। जी बेसिकली यही बात है जुगन कि अब अवेयरनेस बहुत आ चुकी है लड़कियों के पास। अब सबसे पहले बात अब यही, हम सिंपली अगर इस पे जाएं कि जो निकाह नामा होता था, वो पहले लड़की को नहीं पता होता था कि उसने पढ़ना है या उसके ऊपर जो उसके राइट्स हैं वो क्या है। लेकिन अब हमारे जो हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जो हमारे सोशली वेलफेयर के जो लोग हैं, वो इतने सोशली इनटू हैं इस चीज़ के अंदर कि वो हमारी जो जनरेशन है उनको इस चीज़ की अवेयरनेस, हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इस चीज़ की अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है कि भाई जब आपकी शादी हो रही है तो यू हैव टू नो कि आपके क्या क्या राइट्स हैं। उस निकाहनामा में अभी भी ऐसा होता है, वो जो एक खर्चे वाला है, खुला वाला पॉइंट है, उसको क्रॉस कर दिया जाता है और लड़की को वो राइट नहीं दिया जाता। जबकि अब की जो जनरेशन है उसको ये अवेयरनेस है। और यहाँ पर आकर भी बहुत से ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास आई हैं कि जिन्होंने ये डिमांड की कि जी हमने अपना निकाहनामा जो है निकाह वाले दिन रीड आउट करना है और इस पॉइंट पर रिश्ता ख़त्म कर दिया जी कि लड़की जो है वो बड़ी चालाक है। क्यों? क्योंकि उसको इस चीज़ की अवेयरनेस है कि उसने अपने लिए किस तरह से स्टैंड लेना है। वो लड़की इसीलिए चालाक है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकती है। देखिए, जहाँ पे बहुत सी बातों पे अग्रीमेंट है, लेकिन आज भी जब निकाह की ऊपर, जब निकाह नामे की बात होती है, तो एक हक महर के ऊपर हमेशा एक या बदलता है। यस, लड़ाई ना भी हो तो ऊंच नीच की बात हो ही जाती है। और दूसरा ये कि लड़की को राइट टू डिवोर्स देना है कि नहीं देना। देखिए, दो लोगों की शादी हो रही है आपस में, अगर एक मर्द के पास हक है तलाक लेने का, तो फिर औरत के पास भी होना चाहिए, या फिर दोनों के पास ही ना हो ना। ये है, उसके पास खुला की ऑप्शन होती है। खुला में और बड़ी टेक्निकल चीज़ें आ जाती है ना बॉस, आपके इनहेरिटेंस, आपके राइट्स, आपके फाइनेंसेस सारे जीरो हो जाते हैं। खुला ले लेते हो तो उसका मतलब है ओके खुदाफिज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अगर एक बच्ची की लाखों या हज़ारों या करोड़ों की चीज़ें वहाँ पे हैं, तो वो भी तो उसका राइट बनता है ना। खुला मीन्स मुझे कुछ नहीं चाहिए अब आपसे। तो एक औरत लॉस पे क्यों एक एक्सेप्टेंस करे? देखिए, मर्द के पास अगर डिवोर्स का राइट है, औरत के पास भी होना चाहिए। इस नियत से नहीं और अक्सर इस बात पे बात खत्म कर दी जाती है कि एक्सक्यूज मी, आप क्या शादी इस नियत से कर रहे हैं? तो ठीक है, फिर आप निकाहनामे में लिखवा दे कि मर्द भी तलाक नहीं ले सकता। देखें, फंसे हम दोनों पर साथ रहे। ओके, देखिए, ये आप वो जो एक खाली पेज है ना निकाहनामा के एंड में, आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ लॉयर्स, आई नो एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स। उस खाली कागज़ का मतलब ये है कि उसमें आपने जो भरना है लिख दें। अगर लड़की ये भी लिखवा देती है कि मेरा मियाँ हर रोज़ सुबह उठ के मुझे कॉफ़ी का मग देगा, तो वो अगर निकाह मामले में लिखा हुआ है तो एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन उसने देना है। जब ये एक लड़की लिखवाएगी तो लड़के और उसकी फैमिली को कितनी शर्म आएगी कि लड़की ने ये लिखवा लिया। हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट कैसे बात कर रही है? थोड़ी सी मैं अगर वैल्यू ऐड कर वही, और सकूं, सर यहाँ पे एक और बात जो मुझे बहुत जोर से आई है, जो मुझे अक्सर ये बात चुभती है कि लड़की से डिमांड कर दे कि ये वो, और ऑब्वियसली उनके आपने जो बेटी को देना है खुशी से दे दें। लेकिन देखे ना, बेटे के पास तो है गाड़ी, लेकिन अगर आप बड़ी गाड़ी अरेंज कर दे तो दोनों फैमिली होगी, तो इस तरह करके करा के कुछ 70 डिमांड्स कर दी। अब उसी बच्ची से जिससे को 1.5-2 करोड़ की आपने चीजें ले ली, अगर वो 10 लाख भी अपने निकाहनामे में लिखवाती है हक महर, तो उस पर छत को बच जाते हैं जाके। बिल्कुल ऐसे ही। तो बेसिकली तो आप लोगों ने अब उसको एक बिजनेस बना दिया है कि आपस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन।
जो इतना एक खूबसूरत और इतना मजबूत रिश्ता है उसको कमज़ोर हमने खुद ही किया है। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल है। बल्कि ऐसे ही इसमें है। दिलचस्प बात बताऊँ आपको, जुगन व्हेन आई गॉट मैरिड तो क्विकली मैं ऐड करना चाहूँगा, मेरी मदर ने नहीं, फादर ने मेरे साथ थोड़ी सी डिस्कशन की। एक तो ये वाली कि जो एक शादी और 4 शादियों वाली थी, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ये पूरी आयत पढ़ना और समझना आपने जिम्मेदारी पूरी करनी है। नंबर 1, ये 3-4 वगैरह एक अलग बहस है, ये ज़ाहिर हमारा मौजूद हम भी नहीं किसी है, और दिन इस पे बट पढ़ेंगे। जिम्मेदारी आपने लेनी है। नंबर 2, साथ ही साथ अगर खातून आपसे आपके बच्चों को फीड कराने के लिए चार्ज करना चाहती है तो आप करेंगे, आपने पे उनकी करेंगे, जिम्मेदारी बिल्कुल देनी सही है। है। कहना ही चाह रहा हूँ कि मेरी वालिदा नहीं, वालिद ने मुझे बिठा के कहा कि भाई साहब आपने ये काम करना है, तो अब चूंकि शादी हो रही है कर सकते हो तो कर लो, वरना अभी से खुदाफिज कह दो। एग्जैक्टली जिम्मेदारी उठाएं पूरे घर की। तो अगर मर्द इस काबिल नहीं है कि पूरी जिम्मेदारी उठा सके, देन ही शुड से गुड बाय टू दिस होल एक्सरसाइज। भाई बेटे के लिए बीवी लेके आए, एक और मामा ना लेके आए। या आपको भी उसकी मामा बन के स्टेज पे पहुंचने में कुछ वक्त लगाए, तो अपने से आधी उम्र की बच्ची को घर ला के ये एक्सपेक्ट करना कि आपके जवान बेटे को वो पालेगी, आई एम सॉरी, इट्स अनफेयर। क्योंकि वो भी किसी की बेटी आपके घर आ रही है, उसको फिर कौन पालेगा, उसका ख्याल कौन करेगा। तो उनके रिश्ते से अगर हम बड़े बाहर निकल जाएं और दोनों लड़का लड़की को आपस में अपना ताल्लुक बनाने दें, और कभी कोई मसला पड़े तो बीच में पढ़ के उनकी सुलह करवाएं, हाँ जी, अपनी बहू की माँ बन के उसके साथ डील करें, और अपने दामाद का बाप या माँ बन के आप उनके साथ डील करें, तो क्यों मसला पड़ेगा भाई। बिल्कुल ऐसे। आप क्या कहना चाहोगे ज़ैनब? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है, तो इसको खूबसूरत ही रहने देना चाहिए, बजाय इसके कि हम उल्टी सीधी डिमांड्स और चीज़ें उसमें पुट इन करें। उससे बेहतर है कि आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें। और लड़कियाँ शादी से भाग सिर्फ इसलिए रही हैं क्योंकि वो डरती हैं उस जिम्मेदारी से जो उनको एक बहुत ही खूबसूरत जोड़े में जेवरात के अंदर और बहुत सारी शॉपिंग्स के अंदर जो है ना लपेट के उनको पकड़ा दी जाएगी कि दिस इज़ योर हाउस, या ये काम है, ये सिर्फ अब तुमने ही करने हैं। और उसमें इंटरफेरेंस भी आएगी, लेकिन तुम अपना काम नहीं कर सकती। देखें, आप सब कुछ करें लेकिन उसको एक स्टेबिलिटी के साथ लेके चलें। मैं सिर्फ लड़कों को गलत नहीं कहूँगी, लड़कियाँ भी बहुत पॉइंट पे गलत होती हैं। आप बहुत सारी ऐसी उल्टी सीधी डिमांड्स करते हो अपनी अगली फैमिली से, या अपने हस्बैंड से, या अपने पेरेंट्स से इवन, जो कि फुलफिल नहीं हो सकती। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए व्यूअर्स, आज हमने सिर्फ खवातीन के पर्सपेक्टिव से बात की है, क्योंकि आई नो कि अरमान भी के पास भी 100,000 एग्जांपल्स होंगे जहाँ पे लड़कियों ने बहुत ज्यादती की, मिसकमिटमेंट्स की, और ये होता है। देखिए, इंसान गलतियों का पुतला है, चाहे आप मर्द हैं, औरत है, ट्रांसजेंडर है, तीनों मिस्टेक्स करेंगे और तीनों गलतियां करेंगे। आज हम खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आगे जाके मैंने लड़कों से रिलेटेड भी शो करना है। और मान भाई आपको तंग करेंगे हम फिर से कि भाई लड़कियों के एंड से लड़कों को क्या इशू आता है। लड़कियां भी तो मिसकमिट कर देती है ना। ठीक है, आप कह रहे हैं उस वक्त सिर्फ शादी का भूत सवार हुआ होता है, जो आगे से कहा जाता है क्योंकि उम्र बढ़ निकल गई है या बढ़ गई है, या अब 30 साल के हो गए, आगे बच्चे भी ये वो नहीं हो पाएंगे। देखिए, औरत की बायोलॉजिकल क्लॉक एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचती है तो डेस्परेशन में वो ऐसे स्टेप्स उठा भी लेती है। लेकिन फिर जो आपने एज अ वुमन भी कमिटमेंट किया, आप भी उस पर कायम रहे ना। अगर आपने कहा है कि जी मैं घर रहूंगी और मैं बच्चे देखूंगी, आगे जाके कहीं हम करियर काम की बात करेंगे, तो फिर आप भी उस पर कायम रहे। लेकिन अगर मर्द ने कमिटमेंट की है कि भाई आपने जो करना है, जैसे करना है, आप जिंदगी को चलाएं, तो फिर आप भी उस पर कायम रहे। देखिए, जबान से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं होती, किसी डॉक्यूमेंट सिग्नेचर से बढ़ के आपकी जबान होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और अगर आपने एक कमिटमेंट कर दी है तो अगर आप उसको पूरा करेंगे तो आपकी जो शादी वाली कमिटमेंट है वो बड़ी आसान हो जाएगी। ऑसम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। आप सबका ओपिनियन मैटर करता था, और बड़ी एक हमारी कोशिश थी कि पैनल भी हम बैलेंस में रखें। अगर सब मर्द आके बात करें तो उस पर भी सवाल उठता है, औरत करे वो भी सवाल उठता है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, जैसे कि अरमान ने बड़ी प्यारी बात कही कि इर्द गिर्द के लोगों की बात अगर हम सुननी छोड़ दें तो एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। आज के शो में भी प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम सिर्फ एक चीज़ की निशानदही करना चाह रहे हैं कि मसला क्या आ रहा है। अब बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक हम बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे मामलात को। अगर एक बच्ची का दिल चाहता है कि उसकी शादी हो तो उसकी 100% शादी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे उसको भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, उस लड़के ने भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और ख़ानदान वाले अगर उस रिश्ते को बनाने में एफर्ट करें ना कि उसमें स्यापे डालने में, तो 1000 गुना बेहतर सिचुएशन होगी। सो किचन की तरफ नज़र डालते हैं। यस मेरा बच्चा, क्या स्टेटस है? स्टेटस ये है कि खाना बिल्कुल तैयार है और उसको सर्व भी कर दिया है विद प्लेन राइस एंड बॉइल्ड कॉर्न।
एंड में आपका भी मैं पॉइंट लेना चाहूँगी, क्योंकि हम सब का अगर ओपिनियन ले रहे हैं तो आपका ओपिनियन, ये जो शादी नहीं होती, लड़कियां तंग पड़ी होती हैं, कर नहीं रही हैं, क्यों नहीं, इस पे एंड में आप क्या कहना चाहोगे बेटा? देखिए, शादी सुन्नत भी है, फ़र्ज़ भी है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप उस पॉइंट पे करें जब आपको लगे कि येस आई एम मेंटली रेडी, नाउ इट्स रेडी टू गो, तब आपका करना बनता है। ये नहीं कि फ़लाँ कह रहे नहीं, जब आप खुद तैयार हो तब शादी करें। एवं किसी की बातों में आके शादी करना, क्योंकि आपने अपनी लाइफ उस पार्टनर के साथ स्पेंड करनी है, ना कि दूसरे में। That's it. थैंक यू सो मच बेटा। बात ये है कि व्यूअर्स, नॉलेज, शऊर, ये सारी चीज़ें हर जनरेशन का ऑलमोस्ट यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, हम बात कर रहे हैं। आगे से इंशाल्लाह कल को, मुझे याद है हमजा ने एक दिन मुझे आके कहा कि मामा व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल शुड आई मैरी, तो मैंने उसको देख के कहा, मैंने कहा बेटा द काइंड ऑफ गर्ल दैट यू वांट टू बी मैरिड टू। तो मुझे कहता है, तो मैंने कहा पुत्र, मैंने शादी अपनी मर्जी से की, तुम शादी अपनी मर्जी से करो, बात ख़त्म। कोई ऐसी चीज़ें जो एक्सेप्टेबल नहीं है, मैंने कहा बेटा आपने ज़िंदगी गुजारनी है, आपके लिए जो एक्सेप्टेबल है वो मेरे लिए भी एक्सेप्टेबल है। मैंने कोई आपके घर में साथ आके तो नहीं आपके रहना, और अगर हम साथ रहेंगे भी तो कोशिश करेंगे कि चीज़ों को सेपरेट रखें, ताकि आप और आपकी बीवी एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार सके और मामा और बाबा इंडिपेंडेंट गुजारे। ना हम अपनी शादी में मसले चाहते हैं और ना हम तुम्हारी शादी में मसले डालना चाहते हैं। सिंपल सी बात है बॉस, दिल बड़ा करना पड़ता है, दिल बड़ा करें, बच्चों को अपनी ज़िंदगियाँ जीने दें। मैरिज ब्यूरोज़ के थ्रू भी अगर आप जाते हैं तो उनके सामने एग्जैक्ट और प्रॉपर पिक्चर पोर्ट्रे करें। बहुत सी बच्चियां और बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं होता अपनी मर्ज़ी से शादी करने का, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर अगर किसी जगह जाएं तो आप जाएं, माँ बाप जाएं और साथ में उस बच्चे को लेके जाएं जिसकी शादी करनी है, ताकि वो तो सीधी बात कर सके अगले के सामने कि जी हम ये ढूंढ रहे हैं। अम्मियाँ जाके फूफियाँ चाचियाँ बात कर आती हैं, उधर भी अम्मियाँ चचियाँ फूफियाँ कर लेती हैं, बीच में लड़का किसी और को पसंद करता है, ज़बरदस्ती उसकी आपने शादी कर दी, वो बात तलाक पे पहुँच गई। शादी बड़ा प्यारा रिश्ता है, और अगर अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए ना व्यूअर्स, ज़िंदगी बहुत अमेजिंग हो जाती है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि ठीक है, अगर मेरी शादी नहीं पहले चली तो मुझे फैसल जैसे एक हस्बैंड मिले जिन्होंने हर लेवल पे मेरे साथ सपोर्ट की, मेरे साथ खड़े हुए, लेकिन मैं भी उनके साथ खड़ी रही, मैंने भी उनकी सपोर्ट की, उनकी फैमिली के साथ रिस्पेक्टफुल अंदाज में चली, उनको अदब दिया, उनको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया, फैसल ने भी फिर मेरी फैमिली को अपनी की तरह ट्रीट किया, और अब हम एक कलेक्टिव फैमिली है। रिश्ते जोड़ने की तरफ जाए, तोड़ने की तरफ नहीं। खुदा हाफिज़।